कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कपिल शर्मा शो में कैसा मजेदार सीन रहा आपका? कौन कौन से मोमेंट थे जो आपके लिए सबसे ज्यादा यादगार हो गए? कि हम तो बोरा से गए थे एकदम कि यार क्या मतलब ये यहाँ पे फिर एक वो टचअप वचअप करने आए हीरो की तरह। अगर एनवी सर को एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, ये तो मैंने सोचा भी नहीं कभी। चमका कि नहीं चमका, हाँ। आया कि नहीं आया, हाँ कि ना। हे भगवान तेरी बीवी से तेरी केमिस्ट्री बिगड़ जाए। बट आप अपने बच्चे को सुंदर पिचाई से कंपेयर करिए, आप अपने बच्चे को एपीजे अब्दुल कलाम से कंपेयर करिए, कंपैरिजन में कहीं जेलसी नहीं आएगी। वहाँ एक धब्बा सा लगा कि कोटा में जाकर बच्चे जान दे देते। मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार पेरेंट्स अपने सपनों का बोझ बच्चों पे डाल देते हैं। आगे एआई से किस तरह से क्लासें और ज्यादा इफेक्ट होने वाली? बेसिकली 3 चीजों का कस्टमाइजेशन इंपॉर्टेंट होगा फॉर स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक अस। वन इज एकेडमिक कस्टमाइजेशन, सेकंड इज द स्किल कस्टमाइजेशन, एंड थर्ड इज द बिहेवियर कस्टमाइजेशन। टीचर होकर इस तरह से सामने आकर इस तरह से मजाक उड़ाना, गाना गाते हुए मजाक उड़ाया सीधे सीधे, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। जो उन्होंने करा वो सही नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि जिनका उड़ाया गया उन्होंने भी कभी कुछ नहीं करा। अपना दिन की शुरुआत था कोटा में कशा करे? प्रशांत तो मुझे 6 बजे उठ जाऊँ छू, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। मैम से पूछा कि मैम आपकी और आपकी सासू माँ की बन जाती है, लड़ाई तो नहीं होती? ऐसा कभी आपके साथ हुआ किसी बच्चे ने आपको आके बोला हो सर मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स? हर साल आते हैं मैसेज। बच्चे आपसे बोलते नहीं कि यार एनवी सर जो है हमारे साथ पढ़ाते कम हैं, बकैती ज्यादा करते हैं? कहते हैं पुराने जमाने में मार साहब होते थे, मार साहब आते थे और गलती हुई नहीं कि डंडा चला देते थे। फिर जमाना आया, मार साहब आते थे, घंटा भर पढ़ाते थे और उसके बाद चल जाते थे। बच्चों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता था कि समझ आया नहीं समझ आया। लेकिन फिर इसी बीच एंट्री होती है कैसे मार साहब की, जो जब क्लास में आते हैं तो हंसी का फव्वारा पहले फूटता है, और जब बच्चों को वो पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं कि यार मार साहब पढ़ाते तो हैं, एंटरटेनिंग ज़्यादा हैं। और फिर जब मज़ेदार मार साहब इसलिए भी हैं कि बच्चे उनके गाल पकड़कर बोल देते हैं कि भाई आप सर मोटे हो गए हो लेकिन क्यूट भी लगते हो। और मार साहब जब इतने जिंदा दिल इंसान हो, मज़ेदार हो, तो भाई पढ़ाई में मज़ा तो आना तय था। और यही होता है, कोटा में एक मार साहब ऐसे हुए हैं जिन्होंने पढ़ाई का एक अलग अंदाज पूरी दुनिया को दिखा दिया है। और ये दिखा दिया है कि भाई पढ़ाई करने के लिए एक मार साहब ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दें, और उसके बाद सब्जेक्ट ऐसा आपके दिमाग में घुसाएं कि आप कभी फॉर्मूला भूल ही ना पाएं। ऐसे ही जिंदा दिल इंसान और बच्चों के दिलों की धड़कन हमारे साथ आज मौजूद हैं कोटा में, शिक्षा नगरी में, एक अलग नाम, एक अलग पहचान बनाने के लिए, जो आज पूरे इंडिया ही नहीं बल्कि भारत से दूर भी आज फेमस हैं। एनवी सर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू दिव्यांशु सर, थैंक यू सर। अब एक अलग छवि जो आपने बनाई है, अब इतना मज़ेदार कॉन्सेप्ट आप लेकर आए हैं, कहाँ से लेकर आए हैं और ये स्कूल कब जाएगा ये कॉन्सेप्ट? मुझे लगता है कि मुझे ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इसका आंसर शायद पता नहीं है, बट क्योंकि ये प्रश्न मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि आपके साथ ऐसा कैसे हुआ कि पढ़ने में इतना मज़ा आया, पढ़ाने में इतना मज़ा आया। तो मुझे लगता है कि मेरी यात्रा पूरी एक स्टूडेंट की रही है। और मैं जब स्टूडेंट था, आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तब भी मैं स्टूडेंट था। आज जब मैं पढ़ाने लगा तब भी मैं स्टूडेंट था, क्योंकि मैं रोज़ लर्न करता था। अब मुझे एक बात इनिशियल डेज में समझ में आई कि नॉलेज होना और नॉलेज डिलीवर करना अपने आप में बहुत अलग कला है। मेरे को एक अध्यापक ने, एक सीनियर टीचर ने मुझे बोला था कि दोनों बातें बहुत अलग है, इसके अंतर को जो समझ गया वो बहुत अच्छा अध्यापक बनता है। फिर जब मैं क्लास में जाने लगा तो बहुत आनंद आने लगा, और बच्चों के साथ ऐसा लगता है कि हमेशा हम उनके साथ बच्चे बने हुए हैं, उनके साथ मस्ती मजाक की बातें कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की भी बातें कर रहे हैं, क्योंकि मनोदशा वैसी है। उनको हमेशा ये बोलते हैं कि क्या, जैसे हमारे मार साहब हमें बोला करते, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे मार साहब हमें बोला करते थे कि यार, मतलब इस तरह की भावना हुआ करती थी कि यार अगर आपको अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन है तो इसका मतलब आपने क्राइम करा है। मेरी फिलॉसफी अलग है। मुझे लगता है अगर आपको अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो रहा है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, इट हैपन्स, बट इसकी तरफ कब खुद को डालना है ये समय आपको पता होना चाहिए। आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उस समय क्या अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो सकता है? हाँ हो सकता है, पर वो सही समय नहीं है। खुद को रोकना ज़्यादा समझदारी भरी बात है। अब बात आई कि कैसे इस विचारधारा में आ पाए, तो कभी कभी मैं सोचता हूँ तो शायद इसका श्रेय मेरी माताजी को जाता है। अच्छा, वो क्यों जाता है? क्योंकि मेरी माताजी बचपन से बहुत धार्मिक हैं। वो तो बचपन से हमें ना जितनी भी कथा भागवत होती थी संतों को सुनाने ले जाती थी। मतलब ऐसा भी हुआ है कि कोटा दशहरा मैदान में 9 दिन की रामकथा हुई थी, तो उन्होंने 9 दिन छुट्टी करा दी मेरे स्कूल की। अच्छा, कि रामकथा सुनने चलोगे तुम। सब रामकथा सुना? हाँ,
तो मैं भी जाता था उनके साथ, था छोटा ही, बट मुझे लगता है कि वो जो संतों को सुना, अच्छे लोगों को सुना, कैसे बोला जाता है, कैसे बांधा जाता है, कैसे अपनी बात कही जाती है, मुझे लगता है शायद वो संतों का प्रभाव है और आशीर्वाद है, जिसकी वजह से शायद मैं बच्चों से आज भी कनेक्ट कर पाता हूँ। और बात सिर्फ कनेक्ट करने की नहीं है, मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, मेरे लिए शायद जैसे सांस लेना इंपॉर्टेंट है, वैसे बच्चों से बात करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो करके मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ। कई बार क्या होता है कि टीचर्स जो हैं कम नंबर वाले बच्चे को टॉपर के साथ कंपेयर कर देते हैं, और इस वजह से कम नंबर वाले का तो बिल्कुल स्ट्रेस पैदा हो जाता है एक तरह से, वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा तनाव में गिर जाता है। तो क्या ये सही है एक टीचर ऐसा करे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमें समझना पड़ेगा कि हर बच्चा मछली की तरह तैर सकता है, ये बात है, पर हर बच्चा मछली की तरह पेड़ पे चढ़ पाए ये जरूरी नहीं है। मतलब हर बच्चे को अपन बोलेंगे कि पेड़ पे चढ़ जाओ तो नहीं कर पाएंगे, मछली वाले एग्जाम्पल अपन कई बार सुन चुके हैं। तो हमें उस अंतर को समझना पड़ेगा। किसी को हो सकता है मैथ्स का IQ तेज हो सकता है किसी की केमिस्ट्री अलग हो सकता है किसी की फिजिक्स इंटरकनेक्शन करने की जो कैपेबिलिटी है वो अलग हो। तो पहली बात हमें समझना पड़ेगा किसी क्या कैपेबिलिटी है। मार्क्स दुनिया ने मापदंड बना दिया है वास्तविकता में कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन वीक है, पर सब में अलग अलग तरीके की काबिलियत है, हमें वो समझना पड़ेगा एज ए एजुकेटर। मैं इसलिए कई बार बोलता हूँ कि कोटा में जो भी बच्चे आते हैं, मैं कई पेरेंट को बोलता हूँ, अगर आप अपने बच्चों को फुटबॉलर, क्रिकेटर, आर्ट्स में ले जाना चाहते हैं, दिस इज नॉट द प्लेस। हम एक्सपर्ट्स हैं साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपका बच्चा कुछ और बनना चाहता है तो स्वागत करिए, उसे वहां भेजिए। अब बात आती है कि 2 इंजीनियर बनने आए हैं, उसमें भी एक ज्यादा काबिल होगा इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रिपरेशन। मैं काबिलियत सिर्फ कंपेयर कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर सिर्फ एक एग्जामिनेशन में काबिलियत तय हो जाती तो हर साल का हर एग्जाम का टॉपर ही जीवन में सबसे ज्यादा सफल होता, जबकि ऐसा नहीं होता। आपके और हमारे टाइम पे, आप तो 12 से हैं, राजस्थान से आप आते हैं, आप जानते हैं 12 से बहुत सारे टॉपर निकलते हैं। आपके टाइम भी 10 से बहुत सारे टॉपर निकले होंगे। क्या वो जीवन में आज सबसे ज्यादा सफल हैं? क्या नहीं। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी। उन्हें गलत तरीके से कंपेयर करके हम किसी को इन्फीरियर और किसी को ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं बना रहे हैं। इसका नुकसान उस ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे को भी होता है जिसको हम टॉपर बोलते हैं। उसे लगता है आई कैन डू एनीथिंग, और वो दूसरों को कुछ नहीं मानने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है। और जो इन्फीरियर जिसको हम बोलते हैं तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर कभी हम उसको ऐसा एहसास कराते हैं तो भी गड़बड़ होती है। मैं इसमें ये बोलना चाहता हूं कि जो भी बच्चा किसी चीज में, मान लीजिए हमें लग रहा है मार्क्स कम ला रहा है, उसको ये बोलना, कंपेयर तो करना ही नहीं, उसको ये बोलना कि तुम कैसे इंप्रूव कर सकते हो। वी शुड सेलिब्रेट द इंप्रूवमेंट इन एवरीडे लाइफ, दैट इज व्हाट वी शुड डू। यही मैसेज अगर सब टीचर्स को मिल जाए, बस यही करना है, और पेरेंट्स को भी, उसके बाद तो रास्ते साफ हो जाए। बिल्कुल रास्ते साफ हो जाए। मैं पेरेंट्स को भी कई बार ये बोलता हूं कि आप कंपैरिजन ना करिए, बट कंपैरिजन कैन कन्वर्ट इनटू जेलसी, बट अनदर टाइप ऑफ कंपैरिजन कैन कन्वर्ट इनटू इंस्पिरेशन। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। अगर आप अपने बच्चे को, ये एजुकेटर के लिए भी काम करता है, अगर आप अपने बच्चे को एक ही क्लास के बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करोगे तो जेलेसी में कन्वर्ट होगा। अगर पेरेंट अपने पास वाले शर्मा जी के बच्चे से अपने बच्चे को कंपेयर करेंगे तो जेलेसी में होगा। भाई बहन से करेंगे तो जेलेसी में होगा। सिबलिंग से करेंगे तो, मतलब फर्स्ट कजिन से करेंगे तो ये जो है जेलेसी में कन्वर्ट होगा। बट आप अपने बच्चे को सुंदर पिचाई से कंपेयर करिए, आप अपने बच्चे को APJ अब्दुल कलाम से कंपेयर करिए, कंपैरिजन में कहीं जेलेसी नहीं आएगी। ऐसी जगह कंपैरिजन करिए जहां उसके आसपास उसको कोई जानने वाला नहीं, बिल्कुल। जब आप ऐसा कंपैरिजन करते हो दैट कंपैरिजन कन्वर्ट्स इनटू इंस्पिरेशन। तो कंपैरिजन इज करेक्ट। कंपैरिजन से हम क्या चाहते हैं, उसे बताना चाहते हैं तुम भी ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल। बट उसका पर्पस बिल्कुल नियर बाय रीजन में नहीं होना चाहिए, वो आपको तकलीफ देगा। और यही होता है कि पेरेंट्स जो हैं कई बार भूल जाते हैं इस चीज़ को, इग्नोर मार देते हैं और साफ कह देते हैं कि भाई देखो पड़ोसी का बेटा, बुआ का बच्चा, और ऐसा। और हमें याद नहीं रहता एज ए टीचर ऑल्सो। हम एज ए टीचर भी कई बार कर देते हैं। मतलब एज ए टीचर भी मैं नहीं बोल रहा इन द इनिशियल डेज मैंने नहीं करा है, मैं करा है, बट एज ए टीचर भी हम कई बार गलती करते हैं। जैसे मैं आपको एक अलग सी बात बताता हूँ कि आज से 8-10 साल पहले मैं क्लास में बोला करता था कि एग्जाम ना जंग है एक, करो या मरो। बच्चे भी ऐसे हो जाते थे, पर मुझे आज समझ में आता दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये नहीं बोलना चाहिए एज एजुकेटर। ये क्यों नहीं बोलना चाहिए, पहले इसको समझना आवश्यक है। क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन जंग नहीं है। जंग में आदमी को गोली लगती है, वो मर जाता है। जंग का हमारे मन में क्या परसेप्शन है कि अगर इसमें नहीं जीत पाए तो खत्म, या खत्म हो जाएंगे। जब हम किसी एग्जामिनेशन को जंग बोलते हैं तो बच्चे के मन में वही फीलिंग आती है कि अगर इसे नहीं क्लियर कर पाया तो जिंदगी खत्म। ये सुनने में अच्छा लगता है कि जंग है अपन मोटिवेट करने के लिए, बट ये बच्चे को गलत परसेप्शन देता है। उसे ये सिखाना कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस है, बट इसमें हार भी गए तो सीख के ही बाहर आओगे।
और अगले एग्जाम में तुम्हारे जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। तुम्हारी जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है। और मैं कह रहा हूं बहुत कुछ जीतोगे इसमें जब आप तैयारी करते हो। मैं आज भी बोलता हूं कि कोटा शहर में 1.5 लाख बच्चे आते हैं। बिल्कुल। ड्रीम कॉलेज 20,000-25,000 को मिलता है, सच है ये, सच। बट मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि 1,40,000 बच्चा कोटा में जो रहकर पढ़ता है 1.5 लाख में से, वो सफल होता है जीवन में, क्योंकि वो मेहनत करना सीख जाता है, वो एक ही चीज को कर्मठता से करना सीख जाता है। ये सबसे बड़ी काबिलियत है कोई एग्जामिनेशन से, ये समझना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात, जैसे कई बार हम लोग ही ऐसी गलती करते हैं, जैसे मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट कई बार ऐसा होता है, कई संस्थानों में ऐसा होता है कि मान लीजिए नीट के बच्चे प्रिपरेशन करने आए, तो पहले दिन से ही बच्चा डॉक्टर नहीं बना, पर उसे सब उनको बोला जाता है कि तुम एक दूसरे को डॉक्टर बोलो। दिस इज रॉन्ग। मैं पहले नहीं बोलता था, पर मुझे लगता है बात मन से बोलनी आवश्यक है कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सारे नहीं बनेंगे डॉक्टर। बट अगर आपने उसको साल 2 साल तक डॉक्टर बोलते रहे आप सिर्फ उसको मोटिवेट करने के लिए, वो उसको ट्रॉमा और प्रेशर क्रिएट करेगा। जब उसके नंबर कम आएंगे, जब वो थोड़ा भी फेलर फील करेगा। और हम जानते हैं कि सारे नहीं बनेंगे, बट क्या सिर्फ डॉक्टर ही सफल होंगे? क्या नहीं। उस स्ट्रीम में जाने वाले BHMS में जाएगा, कोई BDS में जाएगा, कोई फार्मा में जाएगा, कोई रिसर्च में जाएगा, कोई हो सकता है उसमें से पॉलिटिक्स में चला जाए। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। मैं बताऊं, अभी मेरे को एक बच्चा मिला, जयपुर आ रहा था मैं, तो उसने कोटा में नीट की तैयारी करी हुई थी। अच्छा। मैं नाम भूल गया उनका, और बिल्कुल एकदम उनके साथ 2 कमांडो थे, और वो आए और बढ़िया एकदम शानदार, मैं नाम अभी मिस कर रहा हूँ एकदम, तो वो आए, उन्होंने मेरे पैर छुए जयपुर एयरपोर्ट पे। ओके। ही प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोटा फॉर नीट, ही इज MLA राइट नाउ। ओके। ही इज MLA राइट नाउ। मैं नाम मिस कर रहा हूँ आपको, अच्छी यंग पर्सनैलिटी है, राजस्थान में ही अपने, तो MLA है वो। तो मैंने बोला यार आप हाउ कम? तो उन्होंने बोला कि सब मेहनत करना तो वहाँ सीख ही गए थे। फिर लगा यार मानव सेवा ही तो करनी है, मानव सेवा चाहे डॉक्टर बन के करूं चाहे ये बन के करूं। मुझे इतनी बढ़िया बात लगी वो कि सर आप एक बात बताओ, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी यार, कोई आके एक तो जिसके साथ कमांडो चल रहा हो आके पैर छू रहा हो। फिर मैंने बोला यार हाउ कम तुम डॉक्टर से कहाँ वहाँ चले गए? कि सर उस समय तैयारी तो करी थी पर पूरी करी भी नहीं थी, और मेहनत तो करना सीख गए थे। बट एक बात समझ में आई कि अल्टीमेटली मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ, तो कि मानव सेवा करनी है। तो मानव सेवा तो मैं पॉलिटिशियन बन के भी कर सकता हूँ, इसके कई रास्ते हैं। मतलब कहां से कहां का सफर तय हुआ? अल्टीमेटली मानव सेवा करनी थी ना मुझे, कि मेरा लक्ष्य डॉक्टरी में आने का ये था कि मेरे को मानव सेवा करनी है, और मेहनती में था। मेरी पृष्ठभूमि थोड़ी जहां के वो होंगी, पृष्ठभूमि थोड़ी राजनीतिक रही भी होगी, तो क्यों ना इसको करा जाए। तो मेरे को लगा कि मेरी पृष्ठभूमि राजनीति है, मुझे मानव सेवा ही करनी है, इसमें मैं नहीं हो रहा हूं, तो क्यों टाइम खराब करूं, मेहनती में बन गया हूं। ही शिफ्टेड, बट उनके खुद के शब्द है कि नहीं, कोटा ने मुझे पर बहुत कुछ सिखाया। बिल्कुल। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि जिस प्रक्रिया में आप हो, चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप अगर पढ़ रहे हो, किसी चीज़ को नई को सीख रहे हो, चाहे IIT हो, नीट हो, UPSC हो, CA हो, कुछ भी हो, असली सफलता उस रिजल्ट में नहीं है, असली सफलता उस प्रक्रिया में है जो आप उसकी प्रिपरेशन के दौरान जीते। बिल्कुल, यही बात कोटा और कोटा के अलावा बाकी जो जगह हैं उन बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है, और टीचर्स को समझने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि वो स्ट्रेस पैदा ना करें। पहले से ये ना कहते हैं कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बस उन्हें वो झूठी जिंदगी पहले से ना दिखाएं। वो उन पर अननेसेसरी ट्रॉमा देगा, अननेसेसरी प्रेशर देगा। मैं बार बार पेरेंट्स को एक बात कहता हूँ, और मैं अपने बच्चों के साथ भी ये करना चाहता हूँ। मेरे भी 2 क्योंकि बच्चे हैं, मैं भी उनको, वो भी टीनेज में आ गई है मेरी बेटी, तो मैं भी इस बात को समझता हूँ। पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ कि पेरेंट्स कभी भी सिर्फ बच्चों की नंबर और रैंक ना पूछें, ये पूछे बेटा आज पढ़ के मज़ा आया नहीं आया, कुछ नया सीखा नहीं सीखा। मैं कहता हूँ अगर आप अपनी शब्दावली बदल दोगे पूछने की, प्रश्नावली बदल दोगे पूछने की, तो आप अपने बच्चे का भविष्य बदल दोगे। ये सच है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात है। प्रेशर कम करोगे, और विश्वास मानिए आपके बच्चे के उस एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होने के चांसेस अगर पहले 10 थे तो अब डबल हो जाएंगे। लेकिन जब हम इस तरह की पृष्ठभूमि, नेगेटिव थॉट्स वाली पृष्ठभूमि देखते हैं, जब पेरेंट्स के इस तरह के ताने देखते हैं, तो कई बार कोटा से जो खबरें आती हैं निकलकर, वो अपने आप में बहुत दुखद होती हैं। बिल्कुल होती है, अप्रिय घटनाएं होती हैं। हाल ही में खबर आई कि कोटा में एक स्टूडेंट ने, नीट का स्टूडेंट था, टॉपर था, और उसने आत्महत्या कर ली, जान दी थी। और ऐसी खबरें पहले भी कोटा से आती रही हैं, जिसे शिक्षा नगरी कहा जाता था, एजुकेशन सिटी कहा जाता था। वहाँ एक धब्बा सा लगा कि कोटा में जाकर बच्चे जान दे देते हैं। क्या सोचते हैं? पहली बात, अप्रिय घटनाएं क्या कोटा में होती हैं? हो रही हैं, होती हैं, आई एग्री, पर थोड़ा नंबर्स पे बात करने की जरूरत है। क्या हमारा नंबर परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा है? नहीं, जहाँ तक मैं डेटा जानता हूँ 40 के भी बाद है। पहली बात, जिस जगह कोटा हारा वो था मीडिया ट्रायल। हमें मीडिया को बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए थी, जैसे आज मैं खुल के आपसे बात कर रहा हूँ, हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी।
उनको उनको बोलना चाहिए था कि आप एक बार कोटा आइए, बच्चों से मिलिए, क्या वाकई स्ट्रेस है वहाँ पे, जीवन बिताइए। क्योंकि जो व्यक्ति कोटा में रहा है और पढ़ा है, उसमें से 100 में से मैं आपको कह रहा हूँ 95 से ज़्यादा बच्चे, 98 से ज़्यादा बच्चे आपको बड़ा ही करेंगे। पर जिन्होंने कोटा को बाहर से देखा है, वो इस न्यूज़ को अगर बता रहे हैं तो शायद कुछ गलत होगा। तो पहली बात, हम मीडिया ट्रायल को नहीं संभाल पाए, डेटा को, अपने बात को अच्छे नहीं समझा पाए। बट फिर भी एक वहाँ का नागरिक होने के नाते, वहाँ का शिक्षाविद होने के नाते, क्या हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी अप्रिय घटनाएं बिल्कुल कम घटें, बिल्कुल जीरो की तरफ हमें ले जाना चाहिए। पर ये समस्या वैश्विक है। जैसे आपने बोला टॉपर बच्चा, मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे को जहाँ तक डेटा याद है, न्यूज़ में आ रहा था कि एनआईटी कुरुक्षेत्र से 18 दिन में 3 सुसाइड हो गए। एनआईटी कुरुक्षेत्र से गुड कॉलेज, वहाँ अच्छे ही बच्चे जाते हैं। आईआईटीज़ में हो रहा है, आईएएस देख लेते हैं हम, सेलिब्रिटीज देख लेते हैं, ये सफल लोग हैं। इसका मतलब ये समस्या, ये बीमारी है, इट्स अ डिजीज जो किसी भी उम्र के, किसी भी तबके के आदमी को हो सकती है। इसको कैसे कम करा जाए, ये वैश्विक समस्या है। अच्छा, हमें समझने की आवश्यकता है कि अभी के बच्चों में ज़्यादा क्यों बढ़ी। हो सकता है मैं बात थोड़ी गलत कह रहा हूँ आपको, पर मेरा व्यक्तिगत मत है ये। नहीं, आप जो कह रहे हैं सब, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हो सकता है कुछ अलग बात बोलते हो। मुझे लगता है जितना बच्चे को हमने ओवर पैम्पर्ड करा, जितना उसको स्ट्रेस कम देने का प्रयास करा, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जब आएगा तो स्ट्रेस तो आएगा। आपको और हमें कहते हैं ना, डंडे के जोर पर मार करते थे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता था। आज बच्चे को हमने इतना कुकून में कर दिया है, उसको स्कूल में ऐसा लगता है कि दुनिया सिर्फ प्लीजिंग है। असली दुनिया वैसी नहीं है। असली दुनिया वैसी नहीं है। असली दुनिया वो थी जो हमारे मास्टर जी हमें बताते, जो डंडा मारते थे कि ऐसे होता है। मेरे को व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वो थोड़ा थोड़ा जरूरी था। सेकंड बात, हमारे टाइम पे हम इस शब्द को जानते नहीं थे, अप्रिय घटनाओं शब्द को, जिसको हम रोज ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं, पहले खबर ही नहीं आती, जानते ही नहीं थे। आज हम बात करें जाना मेंटल हेल्थ, हम जानते नहीं थे कौन सी मेंटल हेल्थ। भाई, आपको क्या ऐसी अप्रिय घटनाएं पहले बहुत कम होती थी? हाँ, बच्चों में तो नहीं होती थी, बच्चों बिल्कुल नहीं होती थी। तो इसका एक कारण ये भी है कि हम इस पे बात ज्यादा कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं बात नहीं करनी चाहिए, बट मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है पब्लिकली थोड़ी कम करनी चाहिए। मुझे एड्रेस इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पब्लिकली जब इतनी बात हो रही है तो कॉन्ट्रडिक्ट करना भी आवश्यक है। बट पब्लिकली बात कम करनी चाहिए अगर हम वाकई इस विषय को लेकर संवेदना रखते हैं। इसकी बात बंद कमरे में सीनियर साइकोलॉजिस्ट, सीनियर प्रोफेशनल्स के द्वारा होनी चाहिए कि बिना बात करे इसको कैसे रूट से साफ करा जाएगा। मेरा व्यक्तिगत मत है, क्योंकि मैंने देखा इस पे बात बच्चे पहले कभी करते ही नहीं थे। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले। बिल्कुल। आज की तारीख में बच्चा बात करता है, उसको विकल्प की तरह नजर आ रहा है। तो इसे रोकने की थोड़ी सी आवश्यकता है। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं इसमें मेरी समझ साइकोलॉजिस्ट के रूप में थोड़ी कम है, बट फिर भी क्योंकि लाखों की संख्या में हम बच्चों को पढ़ा चुके हैं, लाखों की संख्या में ऐसे बच्चों से रोज बात करते हैं, उनकी मनोदशा को समझते हैं। ये पहले विकल्प था ही नहीं। आज से 10 साल पहले कोई बच्चा बात ही नहीं करता था, ऐसी बात ही नहीं करता था, मतलब जहन में ही नहीं आता था ऐसा। पर अब वो मैसेज में भी लिखता है, वो सोचता है कि सर दबाव आ जाएगा। वो हमें भी कभी भेजता है, सर ये दोस्त मुझे डिप्रेशन में लग रहा है, ऐसा नहीं हो सुसाइड कर ले। ऐसा कभी आपके साथ हुआ, किसी बच्चे ने आपको आके बोला हो, सर मेरे दिमाग में ऐसा ऐसा चल रहा है, नेगेटिव थॉट्स? हर साल आते हैं मैसेज। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे 5 साल के पहले कभी नहीं आया। मेरे को 25 साल हो गए काम, मतलब 20 साल से ऊपर हो चुके काम करते हुए, कभी नहीं आया। लास्ट 5 साल में आने लगे। तो हमारी टीम है, एक्टिव है, तुरंत एक्टिव हो जाती है। जो बच्चा एब्सेंट होता है उसके लिए काम करती है लगातार, हमें समझ में आता है। बल्कि मैं सही बताऊँ तो हमने बिहार में भी, जैसे मेरा मोबाइल कई बच्चों के पास है, तो ऐसा कोटा से ही नहीं, 3-4 बार ऐसा भी हुआ कि बच्चे ने ऐसे थॉट्स बोले हैं। हमारे यहाँ का बच्चा भी नहीं था, किसी और शहर का है, मेरे पास मैसेज आया तो हमने एक्टिवेट करा, उनके पेरेंट्स को बुलाया, उनके पेरेंट्स को इससे बात करी, उन्हें समझाया। तो वाकई बच्चों पे रियली गुड वर्क। क्योंकि अगर कोई ऐसा मैसेज आ गया तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, वेरी एक्टिव। तो उस बच्चे को थोड़ी देर मैंने एंगेज रखा। मतलब ऐसा हुआ है रिलेटिव, नाम लेना समझदारी नहीं है, एंड इज फ्रॉम बिहार। बच्चा वहाँ पढ़ता ही नहीं था हमारे यहाँ, पर उसके पास कहीं उसके दोस्त से मेरा नंबर मिल गया होगा, तो उसने बोला सर मैं आपको वीडियोस पे देखता हूँ यूट्यूब पे, और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, पर मुझे लगता है मैं अब जीवन में हार गया हूँ। इस तरह की बातें उसने करना चालू करी। उसने लिखा कि सर मैं ये करना चाहता हूँ। जैसे समझ गया, तो मैं समझ गया, तो मैंने उससे थोड़ी देर बात करी, कन्विंस करा, काउंसिल करा, क्योंकि बहुत आप ये मान लो बहुत आखिरी स्टेज पे था वो बच्चा। तो उसको बात करी मैसेज पे ही, क्योंकि मैंने उसे फ़ोन करा, फ़ोन नहीं उठाया उसने। अच्छा। तो उसने, मैंने उससे फ़ोन मैसेज पे बात करते पर फ़ोन नंबर मेरे पास आ गया। तो पीछे से टीम एक्टिवेट हो गई। टीम इतनी एक्टिवेट थी कि उन्होंने कैसे भी करके उसके पेरेंट का नंबर निकाल लिया और बात करी। मतलब मुझे लगता है कि वो एक अच्छी चीज़ हुई। बट प्रॉब्लम ये है कि बच्चा, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बट वो बच्चा क्यों कर रहा था, अगेन सही बताऊँ तो फादर मदर के प्रेशर से। ये प्रेशर कहीं ना कहीं है अभी भी, पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से थोड़ी सी तकलीफ होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार पेरेंट्स अपने सपनों का बोझ बच्चों पे डाल देते हैं, और ये होता है कई बार। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने कभी किसी मन से नहीं बोला होगा, बट आज आपके सामने बोलना चाहता हूँ। आज मेरे बच्चे हैं जैसे दो, मेरी तरफ से 0 प्रेशर है, बट मैं खुद महसूस करता हूं उन पे पहले ही प्रेशर है
कि एनवी सर के बच्चे हैं, ऑलरेडी प्रेशर है नाम का उन पे पहले ही प्रेशर है कि उन्हें कुछ बेहतर ही करना है एनवी सर के मतलब मैं इस बात को समझ पाता हूं कि मेरे बच्चों, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। मेरी बेटी ने अभी वापस साइंस के लिए डिसाइड करा, मैंने उसे कभी नहीं बोला। अच्छा, ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूं, तुम्हें इच्छा हो जो तुम्हें लो, उसको खुद को साइंस से प्रेम है तो ठीक है, मतलब आई हैव नेवर फोर्स्ड इट। मैं देखता हूं हमारे बहुत सारे साथी सहयोगी हैं जो कईयों का प्रेशर रहता है, बट मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं। बट मैं महसूस करता हूं कि उन पर पहले ही हल्का सा प्रेशर है कि यार एनवी सर के बच्चे तो इंटेलिजेंट ही होंगे, इनके तो नंबर ज्यादा आएंगे इनके तो नंबर ज्यादा आएंगे। तो वो प्रेशर बच्चे पहले ही महसूस करते हैं। और अगर बाय द वे इसका प्रेशर पेरेंट्स के द्वारा और ज़्यादा हो जाए तो थोड़ी सी तकलीफ है। मैं पेरेंट्स से ये बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, उसे सफल बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उससे भी ऊपर एक चीज़ है कि वो अपने जीवन में खुश रहें, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो जिस बोझ की आप बात कर रहे थे वही सबसे ज़्यादा हो जाता है, उनसे चाहना कि भाई तुम हमारे सपनों को पूरा करोगे, जो हम नहीं कर पाए वो तुम करोगे। वही वाली बात है ना, हम राम थे नहीं थे, हम सबको अपना बेटा राम चाहिए, सब कुछ है, बिल्कुल। ये वो भी इंसान है, बेटा भी इंसान है, बेटी भी इंसान है, हमें समझना पड़ेगा उनकी भी इच्छाएं हैं, कभी वो गलती भी करेंगे, गड़बड़ भी करेंगे, खुद की गलतियों से सीखेंगे। आप जिस जगह आज बैठे हो, मैं जिस जगह बैठा हूं, ये ऐसा नहीं था कि हमें सारी गलतियां बता देता है और हम उस समय सही कर लेते तो यहाँ बैठे थे। नहीं, हम इसलिए यहाँ पहुंचे क्योंकि हमने गलतियां करी, फिर उनसे सीखा, उसने हमें करेज दिया, हमें एक इस बात का करेज दिया कि हम फियर को फेस कर सकें, हम फेलियर को फेस कर सकें। असली सफलता ये है हाउ यू हैंडल द फेलियर, दैट इज द बेस्ट लर्निंग आई थिंक। हाउ यू हैंडल द सिचुएशन जो आपके अनुरूप ना हो, जो आपके अनुरूप हो उसे आप हैंडल करोगे तो सब कर सकते हैं ना सर, सब कर सकते हैं, बिल्कुल। जो सिचुएशन आपके अनुरूप नहीं है आप उसमें भी अपने आप को बैलेंस रख पाए, इससे बड़ी कोई आर्ट नहीं है। बिल्कुल। अब अगले सेगमेंट में हम बात करते हैं एजुकेशन को लेकर, जिस तरह से पढ़ाई का अब दौर बदला है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कोविड के बाद। कोविड से पहले जहां क्लासें भरी होती थी, 350, 400, 500 बच्चे तक एक क्लास में होते थे, उसके बाद फिर दौर आया ऑनलाइन क्लास का। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे हज़ारों जुड़े, लेकिन उसे आप कैसे देख रहे हैं कि क्या ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा सक्सेसफुल हैं या पहले क्लास वाली थी, और अब आगे क्या होगा? इसका थोड़ा सा आंसर लंबा है पर मैं पूरा देना चाहता हूँ, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा। कई बार मुझे गलत लेते हैं लोग कि मैं ऑफलाइन का ज़्यादा पक्षधर हूँ या मैं ऑनलाइन का कम पक्षधर हूँ। मैं उसको पहले अच्छे से समझाना चाहता हूँ। ऑनलाइन ने दो समस्याओं को दूर करा जिसको कोई नदारद नहीं कर सकता। वन इज़ एक्सेसिबिलिटी टू द टेल, क्योंकि हमारा इंटरनेट गाँव-गाँव तक है, हमारा यूपीआई गाँव-गाँव तक पहुँच चुका है। ऐसा हर देश में होता हो ये जरूरी नहीं है, हम सौभाग्यशाली हैं। बिल्कुल। इंटरनेट इतना सस्ता और हर जगह एक्सेसिबल हमारी जनसंख्या की वजह से है, वरना इतने सुचारू रूप से उसका मिल पाना संभव नहीं है। तो पहली बात, एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन थ्रू इंटरनेट ऑनलाइन ने कराई। अफोर्डेबिलिटी भी लाया, क्योंकि हम एक ही क्लास में एक बैच में 20,000 बच्चे 25,000 बच्चे पढ़ा सकते हैं। बट इसका एक नुकसान भी है। जब एक बैच में 20,000 बच्चा पढ़ता है वो यूट्यूब की तरह हो जाता है। क्लास में बच्चा तब ज्यादा सीखता है जब वो उसका पार्टिसिपेंट होता है, मतलब हाथ खड़ा करके पूछ सके सर ये प्रॉब्लम है, उसे लगे हाँ मेरे से, आई एम अ पार्टिसिपेंट, आई एम नॉट ऑडियंस। सो व्हेन ही इज स्टडिंग इन अ क्लास ऑफ 20,000, 10,000, 5,000 बैचेस, ही इज नॉट अ पार्टिसिपेंट, ही इज ऑडियंस। ओके। सेकंड, उस समय जो पढ़ा रहा है वो एजुकेटर नहीं रहता 20,000 की क्लास में, वो स्पीकर हो जाता है वन वे। तो स्पीकर है तो यूट्यूब की तरह आप पढ़ सकते हो, वहां कोई सवाल नहीं, कैसे करेगा, उस टीचर की गलती नहीं है। दूसरी बात, जब आप मास को स्पीच देते हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि किस कैटेगरी का आदमी है। तो फिर आप अपनी स्पीच को बहुत स्लो करते हो, रफ्तार को बहुत धीरे करते हो, तभी उसे बात समझ में आएगी। इसमें कुछ को फायदा होता है, कुछ को नहीं होता, नुकसान भी होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी लाई, अफोर्डेबिलिटी लाई, और अफोर्डेबिलिटी तो इतनी है कि यूट्यूब से आप फ्री भी पढ़ सकते हो, सो कंटेंट इज नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ ऑनलाइन में अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जो साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो टनल फोकस लाइन 10 से 12 घंटे रोज पढ़ें। तो 10 से 12 घंटे ऑनलाइन में पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, अगर आप देख रहे हो। क्लासरूम में क्या होता है कि आप सबको देखते हो तो आपको लगता है कि हम पढ़ लेंगे। मैं बार बार एग्जांपल लेता हूं, जैसे आज की तारीख में हमें कोई बहुत सारे लोग देख रहे होंगे ऑनलाइन, तो कुछ जो देख रहे होंगे अभी तक जा चुके होंगे,
पर अगर हम किसी ऐसी जगह बैठे होते जो क्लासरूम में तो जा नहीं सकते थे, तो अपने आप टनल फोकस आता है। तो जब हमारा शो खत्म होगा तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाते हैं। तो हमारे पास एक क्लिक ऑफ बटन होता है ऑनलाइन में, जिससे छोड़ के आप कभी भी जा सकते हो। वो दैट कन्वीनियंस स्टॉप्स यू, जो आपको फोकस करने से रोकती है, आपको पता नहीं पड़ता, और ये क्लास में होता है। इसलिए ऐसे ऑनलाइन के मैं पक्षधर हूं जिसमें, जैसे मैं खुद को प्रमोट नहीं करना चाह रहा हूं, बट हम जैसे जो कोर्सेज चलाते हैं, हमारे पास 40,000 बच्चे थे सर ऐसे कोर्सेज में, ठीक है, अफोर्डेबिलिटी में। हमने उसको इंटेंशनली 2 साल पहले बंद कर दिया। अच्छा, मेरी टीम मुझसे बहुत नाराज हुई। मैंने कहा इससे रिजल्ट ही नहीं आ रहा, बच्चे टीवी की तरह देखते हैं इसको। तो हमने ऐसे कोर्सेज चालू करे जिसमें हमारी जो टीचर्स हैं, जो कोटा क्लासरूम में पढ़ाते हैं, क्लास से बाहर निकलते हैं, वहीं स्टूडियो होता है, उनके सामने हर बच्चे का वीडियो चल रहा होता है। अगर 50 बच्चे तो 50 का वीडियो दिखेगा, क्लास की तरह देख सकता है, नाम लिख सकता है, बच्चा ऑफ नहीं कर सकता है, सवाल कर सकता है, वीडियो भी ऑफ नहीं कर सकता। ओके, उसे और हर सवाल का आंसर देना जरूरी है, नहीं तो स्ट्रीक चलती है हमारे यहाँ पे, नहीं तो उसकी एब्सेंट लग जाएगी। तो बेसिकली हम क्लासरूम वाला डिसिप्लिन लाना चाहते हैं। ओके, जब ऑनलाइन में क्लासरूम वाला डिसिप्लिन आप ले आओगे तो क्लासरूम जैसे रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल। बट क्योंकि अगर आप इतनी छोटी क्लास कर देते हो तो फिर उसकी अफोर्डेबिलिटी उतनी नहीं रहती जो जिन सस्ते कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं। तो उनसे भी बच्चे सेलेक्ट हो सकते हैं, बट उसकी अपनी एक सीमा है। दूसरी बात, ऐसे कोर्सेज ऑनलाइन उनके लिए वरदान है, जैसे आप और हम मान लीजिए कोई कोर्स करना चाहते हैं और उसमें से मुझे 1-1.5 घंटा रोज देना है, तो ऑनलाइन से बेहतर कोई विकल्प है ही नहीं है। अगर आप 18-20 साल के ऊपर हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप छोटे छोटे कोर्सेज करना चाहते हो, तो मुझे लगता है ऑनलाइन इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। या फिर आप ऑनलाइन हमारे सेक्टर में अगर हैं तो बेस्ट वे है कि ऑनलाइन में आपको करना चाहिए, जिसमें आपको बहुत मॉनिटर्ड अनुशासन क्लासेज आपकी होती हों। या फिर सबसे बेहतर है कि आप क्लासरूम कोचिंग में जाएं। अगर आप मुझसे अनबायस पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सबसे बेस्ट तरीका स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को तैयारी करने का है कोटा जैसे हब प्लेसेस पे जाकर पढ़ना। ये सच है, मुझे कोई बायस्ड मानेगा, क्लास लेना, ऑफलाइन क्लास लेना कोटा जैसे हब्स पे, ये सबसे बेहतर तरीका। तो एनवी सर पे सवाल नहीं उठता कि एनवी सर तो आज के इस टाइम में भी ऑफलाइन क्लास की बात कर रहे हैं? बात समझिए, इसका मतलब नहीं हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दावे से बोल रहा हूं टेक्नोलॉजी हमारी बहुत स्ट्रांग है, हाँ, बट ऑफलाइन टनल फोकस लाता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है, बट ये सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होता, ये सच है। कोटा जैसे अच्छे हब प्लेसेस पे जाकर पढ़ना। सेकंड, अगर आपके ही शहर में अच्छी डिसेंट ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है। थर्ड तरीका, जैसे मैंने आपको बोला, ऑनलाइन, जिसमें बच्चे को अनुशासित रूप से पढ़ना पड़े क्लासरूम की तरह, जैसे ऐसे कईयों के कोर्सेज चलते हैं, हमारे भी चलते हैं। हाँ। फोर्थ, जिसमें बड़े बैचेस हैं, वो बहुत सस्ते हैं, वो फिफ्थ यूट्यूब से फ्री पढ़ लें। ये 5 तरीके हैं मेरे हिसाब से उन बच्चों के लिए जो साइंस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे कोई गलत ना ले, ये बेस्ट तरीके हैं जिनसे परसेंटेज सिलेक्शन ज्यादा बढ़ते हैं। क्या बच्चा यूट्यूब से फ्री पढ़ के भी सिलेक्ट हो सकता है? हो सकता है। दिल में जोश और जुनून होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। इसका तो कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि टॉप वाली क्वालिटी दे दोगे तो भी सारे सिलेक्ट नहीं हो रहे, बट वहां परसेंटेज ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है। क्या यूट्यूब से भी फ्री बच्चे पढ़ के सिलेक्ट हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। तो जोश और जुनून तो सब जगह चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अब आप आगे कैसा फ्यूचर देखते हैं? ऑनलाइन क्लासेस अब चल रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो चुकी है, तो कैसा देखते हैं आप आगे एआई से किस तरह से क्लासें और ज़्यादा इफेक्ट होने वाली हैं? एक तो हमें ये समझना पड़ेगा, जिसे हम एडटेक बोलते हैं, हाँ, टेक्नोलॉजी से बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि एडटेक का मतलब ऑनलाइन नहीं है। एडटेक का मतलब एजुकेशनल टेक, तो इट इज़ नॉट ऑनलाइन। एक तो नॉर्मल आदमी वाला एडटेक मतलब ऑनलाइन, ये गलत सोच है। क्लासरूम में ऑलरेडी बहुत एजुकेशनल टेक घुस चुका है। आज हमारे यहाँ सारी जगह टेक्नोलॉजी, बच्चा सारा ऐप यूज़ करता है, पूरे लेक्चर्स हमारे वैसे होते हैं, टीचिंग टूल्स बने हुए हैं, डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, मशीन्स बनी हुई हैं हमारे यहाँ पर जिन पे बच्चे का होमवर्क अलग आता है। ये सब क्लासरूम की बातें कर रहा हूँ मैं, और यही सारी सुविधाएं ऑनलाइन वाले को भी होती है। तो पहली बात, एजुकेशनल टेक का मतलब यानी कि एडटेक का मतलब सिर्फ ऑनलाइन नहीं है। अब बात आती है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा अपने आप में बहुत टफ है, बट फिर भी जो जितना मैं उसको समझ पाया हूं, बिकॉज आई एम यूजिंग इट लाइक एनी वे। आप समझिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पिछले 20 दिन से मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, क्योंकि मैं खुद कम से कम 3 घंटे रोज क्लाउड यूज कर रहा हूं इस समय, रोज बिकॉज मुझे बहुत फैसिनेट करा उसने। जो टूल्स में 10 साल में बना पाया, मैं उसको बहुत लगातार रफ्तार में बना पा रहा हूँ, अब टीम को डिप्लॉय करने के लिए दे पा रहा हूँ। इट इज़ वेरी ईजी, वेरी कन्वीनियंट। बट वॉट आई अंडरस्टूड ऑन अ ब्रॉडर स्केल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डूइंग वर्क ऑफ नॉलेज वर्कर्स। नॉलेज वर्कर जो भी, जैसे नॉलेज वर्क जितना भी था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगी। कंसल्टेंसीज, लॉयर्स के डॉक्यूमेंट बनना, बहुत सारी चीज़ों जो नॉलेज वर्क जिसे बोलते हैं, हार्डकोर कोडिंग करना, ये सब वो बहुत आसानी से कर पाती है। तो नॉलेज वर्कर की जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले, हार्डकोर कोडर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंसी फर्म्स, जिन्हें पर नॉलेज वर्कर कहते हैं, जिनको सबसे ऊपर रखा गया कि ये दिमाग से तेज है, बिल्कुल यही तेज है ना। क्योंकि आप ये समझिए, आज से सबसे पहले 2000 साल पहले किन लोगों की, 1500 साल पहले किन लोगों की वैल्यू हुआ करती थी? जो मसल में स्ट्रांग होते थे,
लड़ाके, स्ट्रेंथ पावर की बात होती स्ट्रेंथ पावर की, फिर आई स्किल की जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, फिर आई नॉलेज वर्क की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डाइल्यूट द नॉलेज वर्क पार्ट। तो फिर हम क्या करेंगे? नॉलेज वर्कर को वर्क क्या कराना है ये सोच रखने वाला व्यक्ति ऊपर होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या पूछना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एंड इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। अगर मैं एजुकेशन पे बात करूं तो बच्चे को एजुकेशन में यह सिखाना सबसे इंपॉर्टेंट है कि सोचा कैसे जाता है। आप बच्चे से पूछो इस कमरे में आ जा, 10 सवाल पूछ, बहुत मुश्किल होता है सर। ऑब्जर्व कर कर उसकी समस्या को ढूंढकर सवाल बनाना। अब समस्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद ये नहीं है कि आंसर कौन देगा, आंसर देने वाला है। अरे सवाल तो सही पूछो, सवाल सही पूछने वाला और समझाने वाला ही है सर। बिल्कुल सही, सवाल पूछने वाली कला को सिखाना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ना हो। यानी कि कैसे सोचा जाए, कैसे क्रिएटिव थिंकिंग हो, कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम ढूंढ पाऊंगा, ये बहुत बड़ी बात है। मैक्सिमम लोग तो अपनी समस्या नहीं ढूंढ पाते। उनकी असली समस्या ये है कि उन्हें उनकी समस्या ही नहीं पता है। तो बच्चे को कैसे खुद की समस्या ढूंढनी है या एनवायरनमेंट की समस्या ढूंढनी है, क्योंकि आंसर देने वाला है। पहले आंसर, हमारे टाइम पे आंसर देने वाले मुश्किल से मिलते थे। हम जब पढ़ते थे डाउट बताने वाला नहीं था। अब क्या दिक्कत है बच्चे को? कुछ भी डाउट नहीं आ रहा पूछो, स्टूडेंट के पास कोई दिक्कत ही नहीं है सर। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमारे पास 7.5 लाख सवाल का डेटाबेस है सर। बच्चा कर थोड़ी सकता है, सबके सॉल्यूशन है, सबके वीडियो सॉल्यूशन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और आसान कर देगा, और ज्यादा आसान कर देगा। तो बेसिक बात यह है, डू यू हैव दैट कैपेबिलिटी टू आस्क द राइट सेट ऑफ क्वेश्चंस। नाउ दिस इज अ ब्रॉडर व्यू ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल व्हाट एजुकेशन में वो क्या लाएगा। एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस रफ्तार को बहुत तेज करेगा जिस पे हम काफी सालों से काम कर रहे हैं, विच इज कस्टमाइजेशन ऑफ एजुकेशन। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझाना चाहता हूं कि एजुकेशन को बहुत पीछे रखा गया बहुत सालों से। मैंने बोला इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बट क्योंकि इसको थोड़ा नेग्लेक्ट रहा है एजुकेशन ग्लोबली, नॉट इन इंडिया ओनली। जितनी ग्रोथ बाकी सेक्टर्स में हुई, चाहे इंडस्ट्री ले लीजिए, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ले लीजिए, बॉलीवुड ले लीजिए, इनमें जिस रफ्तार से इंप्रूवमेंट हुआ उस रफ्तार से एजुकेशन में नहीं हुआ। 40 साल पहले की क्लासें और आज भी लगभग सेम दिखती हैं। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए क्लासरूम्स में जो विचारधारा को बनाएगा वो बिल्कुल अलग तरीके से एजुकेशन को दिखाएगी। ये जैसे मैं वापस इसको अपनी बात से जो कहना चाह रहा था वो ये था कि अगर आप बहुत देखें तो कस्टमाइजेशन पे जो मैं आपको कह रहा था कि आप समझिए एक अच्छा हॉस्पिटल जो है दिल्ली में, जो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है, उसको आप ध्यान से देखो तो उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें मशीनरीज हैं, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। असलियत में जब वहाँ पे पेशेंट आता है, हजारों की संख्या में पेशेंट आते हैं, पर हर पेशेंट का इलाज बिल्कुल अलग होता है। अलग होता है सर, बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर डायग्नोस करता है, मशीन्स बताती हैं उसके बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको टेक केयर करता है और एक पर्सनलाइज्ड प्लानर बनता है हर पेशेंट के लिए ताकि उसकी बीमारी ठीक हो जाए। ये एजुकेशन में मिसिंग है। एजुकेशन में ऐसा नहीं कि एक क्लास में बैठा के आप पढ़ा रहे हो तो ये कोई दिक्कत है, बट फिर भी हर बच्चे का प्लानर अलग बन सकता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर वीकनेसेस। उसका एकेडमिक प्लान अलग बने, उसके माइंडसेट के हिसाब से बने, उसकी स्किल के हिसाब से बने, उसका माइंडसेट कैसा है। क्या लग रहा है पॉसिबल है ये? 100% पॉसिबल है सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ग्रो। मैं आपको कह रहा हूं अगले 3-4 साल में हम आपको अभी काफी हद तक तो हम कर ही चुके हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हमारे यहाँ मशीन है जिसमें हर बच्चे का होमवर्क अलग आता है, एकेडमिक कमियों को बता देता है वो। पर इसके अलावा भी 2 चीजें और, स्किल। किसी बच्चे की हो सकता है कि लिखने की स्पीड धीरे हो, वो स्किल है, क्या वो एग्जाम के लिए चाहिए। किसी की पढ़ने की स्पीड धीरे, क्या ये स्किल है? हाँ। इनका कस्टमाइजेशन होना, उसके माइंडसेट का कस्टमाइजेशन होना, माइंडसेट पता पड़ेगा उसके माता पिता के बिहेवियर को समझकर, उसके बिहेवियर को समझकर, वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। मान लीजिए किसी की रिस्क एपेटाइट बहुत कम है किसी बच्चे की, तो जे एडवांस के पेपर में कैसे रिस्क लेगा टफ सवाल को करने की। बेसिकली 3 चीजों का कस्टमाइजेशन इंपॉर्टेंट होगा फॉर स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक अस। One is the academic customization, second is the skill customization, and third is the behavior customization. इन तीनों के राइट कॉम्बिनेशन का एक बढ़िया प्लानर बनेगा हर बच्चे का। ये टेक्नोलॉजी करेगी। पढ़ेंगे वो एक ही क्लास में, जैसे आईसीयू में बहुत सारे पेशेंट लेटे हुए होते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे बीमारियों वाले और अलग अलग बीमारियों वाले, बट सबका इलाज अलग होता है, सबका इलाज अलग होता है। तो अनवी सर ये कहना चाहते हैं कि आने वाले 3 से 4 सालों में इस बीमारी का इजाद भी हो जाएगा और हर स्टूडेंट का अपना अपना एक अलग प्लान बन जाएगा। काफी हद तक हम उसे सॉल्व कर चुके हैं एकेडमिक लेवल पे। अब हम काम कर रहे हैं उसको स्किल वाले पे ले जाने के लिए, उसको बिहेवियर वाले पे ले जाने के लिए। मुझे लगता था इसमें समय लगेगा बहुत, बट अब मैं आपको कह सकता हूं आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम बहुत फास्ट होगा।
बहुत फास्ट होगा, उस पर हम भी लगे हुए हैं। और आशा करता हूँ कि कई बार मेरी टीम में नाराज होती है, सर आप जो सोचते हो बता देते हो सब जगह, पर मुझे कभी कभी लगता है कि हम भी करें और दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी करें तो सेक्टर इवॉल्व होगा। बिल्कुल। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसने पहले करा, उससे महत्वपूर्ण ये है कि वास्तविकता में वो कितना जल्दी दुनिया में आ गया। फिर मोशन को इससे नुकसान नहीं? मोशन शिक्षा की वजह से बना है। जी। मुझे पहले शिक्षा का भला देखना है, मेरी बात थोड़ी बनावटी लग सकती है। मोशन नितिन विजय को कौन जानता था? जो सम्मान आज की तारीख में हमें मिल रहा है, हमने कभी जीवन में सोचा नहीं था। रिसेंटली आई वेंट टू कपिल शर्मा शो, आई नेवर एक्सपेक्टेड इट। ये वो सपना था जो हमने कभी देखा भी नहीं। बिल्कुल। जहाँ अमिताभ बच्चन आके बैठता हो, जहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी आके बैठता हो, वहां हम जाके बैठ जाएं शिक्षक के रूप में। मैंने कपिल सर को बहुत धन्यवाद दिया उसके लिए। मैंने कहा सर आपको नहीं पता आज आपने कितने लोगों को प्रेरित किया। आज मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में बैठा हूँ, नवभारत टाइम्स के ऑफिस में बैठा हूँ। इट इज ड्रीम, कोई एजुकेटर सोच नहीं सकता था। तब मैं ये आपको बात कह रहा हूँ क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना सम्मान मिलेगा। पर ये अच्छी बात है। आप सोचो इससे देखकर कितने यूथ होंगे जो मोटिवेट होंगे कि नहीं यार एजुकेटर बना जा सकता है। तो आज से 20 साल पहले एजुकेटर का मतलब जो साइकिल पे आएगा झूला लटका के। तो मैं, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, इससे मोशन का नुकसान होगा नहीं होगा, कई बार होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बट मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि जो चीज़ शिक्षा में सबसे पहले आने की जरूरत है वो अगर कोई भी लाए तो अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। बहुत सीरियस बातचीत हो रही है, थोड़ा आप कपिल शर्मा शो की बात कीजिए। और हम चाहते हैं कि हम ओपनली बिल्कुल बात करते हैं हमेशा, तो सीरियस बात ना होकर ये बताइए कि कपिल शर्मा शो में कैसा मजेदार सीन रहा आपका? कौन कौन से मोमेंट थे जो आपके लिए सबसे ज्यादा यादगार हो गए? मतलब पहली बात तो वहाँ जाना ही यादगार था। इतना मजा आया, मतलब मेरे को थोड़ी एंजाइटी थी क्योंकि इतने बड़े शो में जाना, और जो वैनिटी थी, तो बेसिकली मैं आपको मतलब थोड़ी वैसी बात बता रहा हूँ। तो बैकग्राउंड सीन, हाँ, तो बैकग्राउंड सीन ये है कि जो वहाँ की वैनिटी थी, पूरी बस एक हमको दे रखी थी, उस पर नाम लिख रहा था नितिन विजय, अलग अलग टीचर्स की। हाँ, मैं आपको वीडियो भी शेयर करूंगा, आप चाहो तो इसके साथ लगा देना। इसके साथ में लगा हाँ, इतनी बढ़िया वैनिटी, मतलब शानदार एकदम। तो हम घर वाले गए थे साथ में, मम्मी पापा और वाइफ वगैरह सब, बच्चे भी थे मेरे। तो हम जाते ही तो सही बताएं तो अपनी राजस्थानी भाषा में बोले तो हम तो पागल से हो गए। क्या बोला था भाई राजस्थानी भाषा में जो आपके पेरेंट्स को बोला था? कि हम तो बोरा से गए थे एकदम कि यार क्या मतलब ये यहाँ पे। फिर एक वो टचअप वचअप करने आए हीरो की तरह कि उन्होंने मेरे बाल सेट करे और वो टचअप वचअप करा। तो इट वाज लाइक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग। फिर खास बात ये हुई कि मतलब मेरी वैनिटी में खुद कपिल शर्मा खुद आए। अच्छा, मतलब इतने बड़े व्यक्तित्व हैं तो हमें भी बुला सकते थे, बट वो खुद आए। उन्होंने बोला सर मैंने आपके बहुत सारे शोज देखे हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं आपके, बहुत अच्छा लगा। 15 मिनट बैठे, कंफर्टेबल करा। फिर उसके बाद हम लोग शूट के लिए चले गए, जो 3-3.5 घंटे चलता है। अच्छा। और उसके बारे में बताता हूँ, अलग बता चुका हूँ, बट फिर भी आप लोगों को अच्छा लगेगा सुन के कि कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता, सब वन टेक होता है। हाँ, कई बार आरोप लगते हैं कि कपिल शर्मा शो इज स्क्रिप्टेड फुल्ली। नहीं, सब वन टेक होता है। वो जो एक्ट करते हैं ना, हाँ। जैसे सुनील ग्रोवर या ये स्क्रिप्टेड होता है। ये पहले से एक बार रिहर्सल कर चुके होते हैं, पर उनका भी टेक नहीं होता। अच्छा। एक ही बार में परफॉर्म करते हैं। दे आर अमेजिंग एक्टर्स। मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि जैसे मैं सोफे बैठा हूँ, मेरे यहाँ पे सुनील ग्रोवर आके बैठ गए। हाँ, बिल्कुल ऐसा है ना। और इधर कृष्णा खड़े हुए थे, कृष्णा मेरे यहाँ बैठ के वापस जम करके वहाँ गए। तो उनकी जो एनर्जी थी, मतलब आप वीडियो में महसूस नहीं कर सकते हो वो जो उनकी एक्टिंग की एनर्जी थी, अमेजिंग। दे आर फिनोमिनल एक्टर्स। खुशकिस्मती की बात थी कि कपिल शर्मा शो वाले दिन जिस दिन हमारा शूट था, मेरी माताजी भी गई थी, तो कपिल सर की माताजी भी आई हुई थी। अच्छा। तो वो दोनों साथ बैठी, काफ़ी देर बातें हुई उनकी। ठीक है। और उन्होंने बोला मेरी मम्मी को कि बिल्कुल कपिल जैसा मुंडा है आपका। अरे वाह। और मतलब शी वॉज वेरी, मतलब बहुत बहुत अच्छा था। सिद्धू सर की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग है। सिद्धू सर से मेरा नंबर एक्सचेंज हुआ। हाँ। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, उसके बाद थोड़े दिन बाद तो मैंने उनको वही कमेंट्री कर रहे थे। हाँ। तो मैंने उनको मैसेज कर दिया ऐसे ही, मैंने कहा सर ज़बरदस्त कमेंट्री कर रहे हो। तो उन्होंने लिख के बोला अरे रोज का काम है मेरा। मतलब सही बताऊं तो उस पूरे सेट पे जो मुझे व्यक्तिगत रूप से महसूस हुआ, बहुत पॉजिटिविटी थी। व्हाट आई फ्रॉम द पर्सन हु रिसीव्ड अस टू द पर्सन जो हमें पानी पिला रहा था, जो हमारा टचअप कर रहा था। सीखने लायक बात एज ऑर्गेनाइजेशन की पॉजिटिविटी लोगों से आती है। लोगों से आती, बिल्कुल पॉजिटिविटी लोगों से आती है। तो हम मोशन पे भी प्रयास यही करते हैं कि हर बच्चे से जो व्यक्ति मिले वो पॉजिटिव फील करना चाहिए। डिफिकल्ट टू डू दैट, इट्स नॉट दैट ईजी। सुनने में अच्छा लगता है बट करना मुश्किल होता है, क्योंकि व्यक्ति जो हमारे यहाँ काम भी करने आ रहा है, हो सकता है उसकी भी कोई समस्याएं हो, वो उसे भूल कर बच्चे के लिए काम कर पाए, अपने कर्तव्य को समझ पाए, ये इतना आसान नहीं है।
पर अगर ये होगा तो आनंद आएगा। तो कपिल शर्मा शो में वेंट रियली वेल। और जब वहाँ से आप अपने क्लासरूम गए, उसके बाद कुछ दिनों बाद गए होंगे अपने क्लासरूम, तो फिर बच्चों ने क्या कहा, कैसा रिएक्शन था? मतलब बच्चे खुश थे, हाँ। मतलब जाहिर सी बात है कि बच्चे गए, मतलब स्टाफ ने, मतलब फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट सबने बहुत अच्छे से सम्मान करा, क्योंकि ये बड़ी बात थी। क्योंकि हमारा शूट जो है 6 फरवरी को हो चुका था और रिलीज हुआ 28 को, और जब तक रिलीज नहीं हुआ था तो हमें बोल रखा था कि आपको बताना नहीं है। तो मेरे लिए तो मतलब वही बहुत कष्ट वाली बात थी कि यार आप इतनी बड़ी जगह हुआ है और कैसे छुपाएं। मतलब जो आपके आसपास वाले लोग होते हैं उनको भी यार कैसे नहीं बताएं कि यार मैं वहां होके आया हूँ। वो अपने मिडिल क्लास मेंटेलिटी में नहीं होता कि कोई चीज खरीद लो तो बताना है पहले, पेट दर्द होने लग जाता है। तो वो वैसा था। बट हाँ, वेरी डिफिकल्ट। तो वो जो 6 तारीख से शूट के बाद तक 22 से 23 तारीख को शायद टीजर आया था, हाँ। तब तक हमें किसी को बताना नहीं था। उन्होंने बोला था कि आपको इसको सीक्रेट रखना है। तो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। बट जब बच्चों का रिस्पॉन्स आया और उसकी रीच अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली इट फेल्ट रियली गुड। और ब्लेस्ड कि यार मैं शिक्षक बना और वरना एस्ट्रोनॉट की इसका सफर तो तय था। हाँ, मतलब मैंने सोच रखा था कि मेरा ये था कि शायद मैं एस्ट्रोनॉट बनता अगर ये नहीं होता तो और कहाँ टीचर का सफ़र तय किया सर ने। लेकिन और पेरेंट्स भी साथ थे हमेशा। वैसे तो पेरेंट्स तो कभी नहीं चाहते थे कि आप टीचर और एस्ट्रोनॉट के अलावा कुछ और बनो। नहीं, उनका कोई दबाव नहीं था कभी भी, नेवर। आई एम ब्लेस्ड अबाउट इट। हाँ, मेरे फादर को जब मैंने बोला मैं टीचर बनना चाहता हूँ तो उन्होंने मेरे को कुछ बातें बोली। उनको लगा यार मेरा बेटा तो यूएस जाता आईआईटी करके, क्योंकि उस समय यूएस का बहुत क्रेज था। अब तो कम हो गया है। तो पर उन्होंने एक बात बोली, यार देख मैं ये नहीं चाहता हूँ तू फर्स्ट ईयर से पढ़ाना चालू कर रहा है। उन्होंने मेरे को 2 शर्तें रखी, देख तू जो करना चाहता है कर, पूरा सपोर्ट। और उन्होंने सपोर्ट करा भी सही मेरे को। बट उन्होंने 2 शर्तें रखी कि मैं ये नहीं बोलना चाहता कि तू टीचर इसलिए बना, ठीक है, कि तेरी नौकरी नहीं लगी थी या तेरी बीटेक ढंग से नहीं हुई। तो मुझे बीटेक ढंग से चाहिए और जॉब चाहिए 2-4, फिर तू टीचर, मतलब मैं ये बोल पाऊँ कि इसकी नौकरी लग चुकी थी, इसने अपनी इच्छा से टीचर बना। फिर अपनी इच्छा से। तो जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो बीटेक विद ऑनर्स था, 3-4 जॉब थी मेरे पास कैंपस प्लेसमेंट से ही। तो मेरे फादर को बोला कि नहीं देखो मैं टीचर अपनी इच्छा से बन रहा हूँ, मजबूरी में नहीं। तो उन्होंने बोला मैं मजबूरी में अध्यापक बना ये नहीं चाहता हूँ, इच्छा से बनाए तो और मेरे को लगता है ये उनकी बहुत अच्छी सलाह थी, क्योंकि वो मुझे आज तक भी कॉन्फिडेंस देता है कि आई हैव नॉट चोजन दिस फील्ड जस्ट बिकॉज ऑफ एनी कि मेरी मजबूरी रही हो। आई हैव चोजन दिस फील्ड बिकॉज मुझे ये करना पसंद था। एनवी सर को पसंद आया क्लासरूम की मस्ती। अरे सर अमेजिंग एनर्जी होती है क्लास में जाते ही, क्या बच्चे आपसे बोलते नहीं कि यार एनवी सर जो है हमारे साथ पढ़ाते कम हैं, बकैती ज्यादा करते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, जो आपको जितनी बकैती आप सुनते हो वो तब होती है जब मैं कुछ बोर्ड पे लिख चुका होता हूँ, ठीक है, और बच्चे उतार रहे होते हैं। अच्छा, तो ये उनके साथ हो रही होती है जो उतार चुके होते हैं और कुछ उतार रहे होते हैं, तो उसके बीच का जो समय होता है। तो बेसिकली बट 1.5 घंटा कैसे निकले बच्चे को 1.5 घंटे कैसे रखना है, ये मेरे हिसाब से बहुत आनंद वाली बात है। और मुझे लगता है कि जब तक एक अध्यापक उस क्लास को एंजॉय नहीं करेगा तो अब तक वो कैसे बच्चों के बीच में कर पाएगा। अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई है तो मैं 3-3 4-4 क्लास पहले रोज लेता था। अब वो लेना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, सच है ये। पर वो अपने आप में अलग आनंद है, पर ये दायित्व का काम है तो ये भी करना पड़ता है। बट ठीक है, मतलब द बेस्ट पार्ट इज बच्चों के साथ रहना वही। और ये बकैती जरूरी है, वरना एक स्ट्रेस वाला माहौल पैदा हो जाता है। बच्चे पढ़ रहे हैं 350-400 बच्चे, उन्हें थोड़ी पता है कि क्या हो रहा है। और उन्हें सही बात बताना, उनसे बात करना, मतलब वो आपको कंफर्टेबली बोल सके सर मेरे को ये दिक्कत हो गई, आज दोस्त से लड़ाई हो गई, आज पापा ने कुछ बोल दिया, आज मेरी जो है सर एक लड़की मुझे पसंद आ रही है, क्या करूं। तो उन्हें अपने बड़े भाई की तरह उन्हें समझाना कि भाई हमारे साथ भी ये हुआ था, हमारे साथ भी ये गलती हुई थी, और ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अभी तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो आपकी बात समझ पाएंगे। आप उन्हें रोकोगे तो नहीं समझ पाएंगे। जैसे आज बच्चे बोलते हैं सर मोबाइल एडिक्शन है या बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं बोलता हूँ मोबाइल को अगर तुम ढंग से यूज कर पा रहे हो, वरदान अभिशाप दोनों है, वरदान की तरह यूज कर पा रहे हो। अब जैसे एक बच्चा आया बोला सर आपने बोला वरदान की तरह यूज करो, पर मैं एडिक्टेड हो गया हूँ, मैं ना कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मैं इसमें फालतू चीजें देखने लगता हूँ, है ना। उसने कुछ ऐसा बोला जो मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूँ, बट कि उसकी वजह से मैं एडिक्टेड हो गया। मैंने कहा तो एक काम कर कि आपने बोला था कि मोबाइल रख सकते हो, पर मेरे साथ ये हो रहा है, कुछ के साथ ऐसा होता है। उसको बोला तो एक काम कर 4 महीने इस मोबाइल को साइड रख, अच्छा कीपैड फोन ले ले। ठीक है, उसने ले लिया। 4 महीने बाद वो आया कि हाँ सर अब सब सही है, लाइफ झिंगा लाला। तो अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर रोक दो, उस जगह क्यों जाना, और आप कंट्रोल करके उसको वरदान की तरह उपयोग कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है। आपको लगता है कि सोशल मीडिया के आने के बाद इंस्टाग्राम रील्स और ये सब बच्चों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं? 100% करते हैं, बट बात ये है सर कि आप एक बात समझें कि ये आपकी दुनिया बनाते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आप मेरा देखोगे तो मेरे पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये भी सुबह में देख रहा था तो एक इतनी बढ़िया नॉलेज बता रहा था टाइम डायलेशन को लेके। मेरे पे वही फीड आती है जो मेरे इंटरेस्ट की है। मेरे इंटरेस्ट की मतलब जो काम की है, फिजिक्स की, लीडरशिप की, कैसे बात होनी चाहिए, जो अगर आपके काम की चीज़ें आपके आ रही तो वो वरदान है आपके लिए। बट
ये भी समझना पड़ेगा कि आपका ऐसा नैरेटिव भी बिल्ड कर सकती है जो फेक हो। और अगर यही आपने हो कोई फेक बात सुन ली है हम्म। और आपने उसको ढंग से सर्च कर लिया और आपने ध्यान नहीं दिया, तो सिर्फ उस फेक को ही सर्च करने के लिए बहुत सारी रील्स आने लगेंगी। तो यू टू क्रॉस एल्गोरिदम चेक, ऐसे ही घूमता है। तो यू टू क्रॉस चेक विद द प्लेटफॉर्म जो उस प्लेटफॉर्म से इंडिपेंडेंट है। जी। जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक मान लीजिए एक साथ हैं, तो दोनों अपने को meta हैं। यूट्यूब पे उसके एल्गो को चेक करना पड़ेगा, किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म पे चेक करना पड़ेगा कि जो नैरेटिव ये चल रहा है, जी। क्योंकि आपको 100 न्यूज़ वैसी आने लगेगी जो आपको लगेगा यार यही सही है, यही सही है, बिल्कुल। आपको लगेगा दुनिया ऐसे ही सोचती है। तो आपको जो वो नहीं बोला जाता कि झूठ को 1000 बार बोला जाए तो सच लगने लगता है। तो सर आपने एक बार किसी झूठ को देख लिया या जो आपके लिए सही नहीं उसे देख लिया, तो पूरा एल्गो लग जाएगा आपको उसको सही साबित करने के उसे लिए, ही सही साबित करने के लिए। और यही होता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, सब जगह। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। और ये बच्चों के लिए नहीं है सर, ये हम सब के लिए, इट वर्क्स फॉर एवरीवन। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो नैरेटिव मेरे को आ रहा है लगातार, जी। क्या वास्तविकता में वो सही है या वो गलत है। तो जब आप होते हैं वहाँ और क्लास में जब इतनी मज़ेदार बातचीत चल रही होती है, तो इस दौरान मतलब कभी लगता है कि यार मैं इस बहुत सही फील्ड में हूँ, या कभी ऐसी नेगेटिव फीलिंग भी आ जाती है कि यार काश मैं नहीं आता? ये तो कभी ऐसा नहीं कभी आया। ऐसा कभी नहीं, ये तो कभी नहीं आया। बल्कि आप विश्वास मानिए, और ये कहने के लिए नहीं है कैमरे के मंच से, बट रोज भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि मैं उन सौभाग्यशाली लोगों से में से हूँ जिनको जीवन में वो काम करने को मिला जो उन्हें वाकई पसंद था। क्योंकि हमें वास्तविकता में पता नहीं होता कि हमें क्या पसंद है। कई बार किस्मत भी काम करती है कि आपको जो वास्तविकता में पसंद था वो आपको मिल गया। बिल्कुल। ऐसे सौभाग्यशाली हर व्यक्ति नहीं होते। 100 में से हो सकता है 95 लोगों के पास काम होता हो, पर इन 95 में से भी 5 या 10 लोग ही ऐसे होते हैं जिनको वो काम मिल जाता है जो करना चाहते हैं, अपने मन का जो कर रहा जो है। करना चाहते हैं, और वो उन्हें मिल गया है। कई बार हमें नहीं पता होता। मतलब मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ, नेगेटिव विचारधारा तो कभी नहीं आई। मैं अपना एक भी दिन नहीं बदलना चाहता हूँ पीछे का। अच्छा। हाँ, एज ए शिक्षक तो नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई एक शिक्षक के रूप में आप अपने हर दिन को जीते हैं। बिल्कुल 100%। वरना कुछ लोग होते हैं जो दिन काट रहे होते हैं कि यार निकल जाए बस, हाँ, क्लास निकल जाए, बस खत्म हो, घर जाए। घर जाए। ऐसे टीचर्स भी हैं, बहुत हैं। और बल्कि अब तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे घर वाले ही बोलते हैं, अगर तुम लगातार बोलते हो 2-2 3-3 घंटे, तो थक नहीं जाते? गला अब जैसे 20 साल की उम्र में वो पता नहीं पड़ता था। अब जैसे लगातार आप मान लीजिए, अभी लगातार मन से मेरे को 3.5-4 घंटे लगातार बोलना पड़ा, नॉन स्टॉप, वन वे। तो फिर रात को थोड़ी मुझे दिक्कत हुई। तो क्या भावनात्मक रूप से कई बार आप कर लेते हो, तो बोलने की स्पीड तेज है मेरी, बहुत स्लो नहीं है। जब मन से खड़े होकर बोल रहे होते हैं, क्लास में बोल रहे होते हैं, तो एनर्जी भी ज़्यादा होती है। तो वो कभी कभी आपको एज ए बॉडी हिट करती है, तो हल्का सा वो ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बट वो फ्लो में आपको याद नहीं रहता है। और फिर बच्चे जब साथ में हों, इतने जिंदा दिल लोग, अमेजिंग एनर्जी होती है इनकी। क्या यूथ है, क्या बात कर लो इनसे, आपको ऐसा लगता है हमेशा आप जीवंत हो, नया है एकदम। कभी कभी तो इतने बढ़िया और इतने बिल्कुल चुलबुले सवाल पूछेंगे, इतने क्यूट सवाल पूछेंगे कि मतलब आपको लगेगा अरे यार ये ऐसा कोई सवाल याद आ रहा है आपको? हाँ, मतलब मैं बता चुका हूँ, फिर भी वापस बताता हूँ कि मैं और मेरी वाइफ जो है वो अभी एक हॉस्टल में गए थे 5-7 महीने पहले। तो एक लड़की ने आके मैम से पूछा कि मैम आपकी और आपकी सासू माँ की बन जाती है, लड़ाई तो नहीं होती? मैं तो स्वाति ने बोला नहीं, हमारी तो नहीं होती। ऐसा कैसे हो सकता है? और जब लड़ाई होती है तो एनवी सर किसका साथ देते हैं? मतलब ये तो फंसाने वाला सवाल है। तो मैंने उसको घर पे आके सोचा कि बच्ची ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। मैं उसके थोड़े सीरियस मोड पे जाना चाहता हूँ, फन एलिमेंट तो है ही। मैं इस बात पे जाना चाहता हूँ, उसके लिए बड़ी अचंभित बात थी कि किसी सास और बहू की कैसे बन सकती है। उसके मन में बैठ गया है कि सास और बहू की बनना संभव नहीं है। मैं उसका बिलीफ सिस्टम था ये, व्हाट शी आस्क्ड उसका बिलीफ सिस्टम था, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो बना हो, परिवार में बना होगा, आसपास से बना होगा, कहीं ना कहीं से बना। कितना गलत बिलीफ सिस्टम है। हमने पहले ही किसी रिश्ते को नकारात्मक दृष्टिकोण से सोच लिया और देख लिया। कोई भी रिश्ता हो, एम्प्लॉयर ले लीजिए, पॉलिटिकल लीडर और आम नागरिक का ले लीजिए, या सास और बहू का ले लीजिए, ससुर और बहू का ले लीजिए। अगर हम इसको पहले ही कोई स्टैंप लगा के बिलीफ सिस्टम को खड़ा कर देंगे, तो जब भी कोई उस रिश्ते में जाएगा तो कैसे उसके लिए सकारात्मक सोच पाएगा? उसके सिर्फ और सिर्फ उसको नकारात्मक पहलू ही नजर आएंगे। मैं कहता हूं कोई भी रिश्ता, कोई भी सिचुएशन को स्टैम्प मत लगाइए। जो व्यक्ति को जीने की आवश्यकता है बच्चों में, वो कभी बेटे भी बनेंगे, ससुर भी बनेंगे, बहू भी बनेंगी, सब होगा। उनको किसी भी रिश्ते की नकारात्मक मत जाइए। हो सकता है आपका व्यक्तिगत, जो बच्चे को प्रभावित कौन करता है? माता पिता, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, आस पड़ोसी, सब। हो सकता है उनका व्यक्तिगत अनुभव वाकई खराब रहा हो, पर वो हर जगह खराब होता हो ये जरूरी नहीं।
तो आपने क्या जवाब दिया फिर बच्ची को? मैंने बच्ची को यही समझाने का प्रयास करा जो मैं अभी कह रहा हूँ, अच्छा। कि बेटा हो सकता है जहां से आपने बातें सुनी उनका अनुभव खराब रहा हो, पर हमेशा ऐसा होता हो ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। बिल्कुल। ऐसे भी बहुत रिश्ते हैं जहां पर, क्यों मैं आपको कह रहा हूं, आप देखो कितनी जगह ससुर मैक्सिमम टॉर्चर कर रहे होते हैं बहुओं को। जी, ऐसे कई मामले आते हैं। मेरे सामने का इंसिडेंट है सर, मेरे सामने का इंसिडेंट, मतलब मेरे को जहन से हटता नहीं है वो वाली बात कि मैं अपने कैबिन में बैठा था तो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति आए। अच्छा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति आए, किसी ने बोला कि वो कोई मिलना चाह रहे हैं किसी के थ्रू, अधेड़ उम्र के व्यक्ति, तो अंदर घुसे, उनके साथ एक महिला घुसी जिन्होंने सिंदूर इंदूर लगा रखा था, चूड़ियाँ उड़ियाँ पहन रखी थी। तो आके मेरे सामने बैठ गए। अब मेरे आगे सामने बैठ गए तो उनको फीस कम करानी थी, तो उन्होंने बोला कि ये हैं इनका एडमिशन कराना है। मैंने उनसे पहले पूछा बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने बोला नहीं इनका एडमिशन कराना है। तो मैं बड़ा हुआ, मैंने कहा शादीशुदा लेडी, इनका एडमिशन कराना है कि नीट की तैयारी करना चाहती हैं। तो मैंने कहा ठीक है साहब, तो उनकी फीस कुछ कम करनी थी, मैंने उसको कर दी, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। फिर मेरे को लगा ये इनके पिताजी होंगे, असलियत में उनके ससुर थे। तो आप सोचिए ससुर की क्या सोचे कि वो बहू को पढ़ाने भेजा। ऐसे भी किस्से हैं और यही किसी समाज को प्रेरित करते हैं, यही समाज को प्रेरित करते हैं। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, कोई भी ऐसे बिलीफ सिस्टम को जो जिसमें हमारे अनुभव खराब रहे हों, हाँ, उसको अपने बच्चों तक ले जाने से पहले बचें। और कभी उन्होंने देखे भी हैं तो उन्हें बताएं बेटा हर समय इसको जनरलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी सिचुएशन को मेरे हिसाब से सबसे पहले किसी भी रिश्ते को, जगह को, सिचुएशन को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए। अगर आपको लगे कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसे एनालाइज करना चाहिए, फिर अपनी विजडम से निर्णय लेने चाहिए कि क्या मुझे सिचुएशन में रहना है या नहीं रहना है। पर पहला पहलू सकारात्मक ही होना चाहिए। बिल्कुल। अब चलते हैं कोटा जरा। जी। कोटा में क्या टीचर्स के बीच में आपसी कोई रंजिश दुश्मनी होती है कभी? मतलब ऐसे तो ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं कुछ होती, ऐसा नहीं होता? तो कुछ नहीं होती रंजिश तो, ऐसा बाकी ठीक है ह्यूमंस है, थोड़ी बहुत तो सब चलता रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं है साहब की कोई बहुत लड़ाई हो रही है। बल्कि तेरा डिपार्टमेंट, जैसे आज हमारे डिपार्टमेंट है तो उनको रिसर्च करनी है, कंटेंट बनना है, तो बात होती है। हाँ, बल्कि कभी कभी बोर्ड रूम में इस बात को लेकर लड़ाई हो जाती है कि नहीं मेरे हिसाब से ये वाली फॉर्मेट जानी चाहिए, नहीं मेरे हिसाब से ये वाली फॉर्मेट जानी चाहिए। जैसे अभी लास्ट 6 महीने पहले हमने पूरी एक स्ट्रक्चर बनाया था रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि कंटेंट में कितने सवाल जाने चाहिए बच्चे को 11th को, 12th को, 13th को। तो उसको लेके काफ़ी बहस हुई डिपार्टमेंट्स में कि नहीं यार इस वाली फॉर्मेट का जाना चाहिए, इसका कम जाना चाहिए, इसका ज़्यादा जाना चाहिए। आई थिंक पर वो तो जरूरी है, ऐसी कोई खास नहीं। बाकी तो ठीक है ह्यूमंस हैं, कभी थोड़ी बहुत। लेकिन जिस पेशे को बहुत आदर सम्मान के साथ देखा जाता है, जिसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, गुरु मानते हैं, माता पिता के बाद दूसरा स्थान जिसे देते हैं, वही अगर टीचर्स के बीच में एक टीचर दूसरे का मजाक एक बंद कमरे में नहीं बल्कि पूरे सोशल मीडिया पर उड़ाने लगे। हाल ही में आपके कॉम्पिटिटर, नाम लूंगा, एलन के डायरेक्टर हैं, वीडियो आता है और पूरे वीडियो में हंस कर वो फिजिक्स वाला को बहुत बुरी तरह सुनाते हैं कि एक लेवल दिखाते हैं पीछे चार्ट में एलन और नीचे फिजिक्स वाला। किस तरह से वो मजाक उड़ाएगा? मेरे हिसाब से मैं उसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ, ये सही तरीका नहीं है। पर इसके बैकग्राउंड में एक बात और कहना चाहता हूँ। उन्होंने कंपैरिजन करके मजाक उड़ाया, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी वो वीडियो देखा है। तो पहली बात मैं उसका उत्तर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देना चाहता हूँ और सोच समझ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील बात है हमारे सेक्टर के लिए, मुझे भी हमारे सेक्टर के लोग सुनेंगे। पर मैं अपनी विचारधारा रखता हूँ कैमरे के नज़रिए से नहीं, व्यक्तिगत जो मैं मानता हूँ कहता हूँ ये नहीं करना चाहिए 110%। पर ये भी समझना पड़ेगा कि कंपैरिजन करना इन लोगों में थोड़ा गलत है। जैसे मान लीजिए जिन्होंने बोला और जिनका मजाक उड़ाया और मैं, तीनों को मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। मैं मतलब मोशन, ठीक है, हम तीनों में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजी ही डिफरेंट है हमारी। मैं बताता हूँ कैसे। जिन्होंने मजाक उड़ाया उनकी आइडियोलॉजी टॉप रैंक्स की है, दे पंप लॉट ऑफ मनी टू गेट टॉप रैंक्स। मैं उन्हें गलत नहीं बोलता हूँ, पढ़ा के लाते हैं रैंक, बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं, पढ़ा के लाते, बट दे पंप लॉट ऑफ मनी ऑन द स्टूडेंट्स। जो आप ऐसे समझिए कि देश में 0.01% ऐसा होता है जो सेल्फ टैलेंटेड होता है, जिसका IQ रियलिटी में तेज होता है, जो टॉपर मटेरियल बना होता है, वो गॉड गिफ्टेड होता है, सच है, ठीक है, ये सब जानते हैं, सब मानते हैं, बिल्कुल। इनके पास ऐसी टीम है जो उस काबिलियत को निकाल के लाती है बहुत अर्ली एज में और उस पर लगातार करोड़ों रुपए खर्च करती है, और ऐसे 500 घोड़ों पे दाव लगाते हैं, उसमें से रिजल्ट आते हैं, ये सच है। उन्हें पता है कि रिजल्ट आएंगे तो लाखों की भीड़ आएगी, और आती भी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, और वो गलत भी नहीं है। हाँ। ना व्यापारिक दृष्टिकोण से ना बच्चों को, पर वो उनको आइडेंटिफाई करना था 0.01% को। जी। तो उनकी आइडियोलॉजी है
टॉप रैंकर्स की, ठीक है, जिनका वो मजाक उड़ा रहे थे, उनकी आइडियोलॉजी है एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब सबसे सस्ती एजुकेशन टेल तक पहुंचाना, फिजिक्स वाला। हाँ ठीक है, और उस आइडियोलॉजी में क्या उसकी जरूरत है? हाँ है, बिल्कुल। क्या 4,000 के कोर्स की 2,000 के कोर्स की जरूरत है? हाँ है, कुछ लोगों को जरूरत है। उसको भले मैंने चौथे पायदान पे रखा हो क्राइटेरिया में, वो अलग बात है, बट क्या उसकी जरूरत है? 3,000 के कोर्स हम नहीं चलाते। कई बार मुझसे पूछते भी आप क्यों नहीं चलाते, हो सकता है कमेंट में भी आने लगे। मैं उनसे बोलना चाहता हूं, क्या 3,000 का कोर्सेज अवेलेबल है? हाँ है। मैं चलाकर उस कंपटीशन को बढ़ाऊंगा ही ना, क्यों बढ़ाऊं? मेरी फिलॉसफी का पार्ट वो नहीं है। इस पूरी कहानी मान लीजिए हम मोशन एजुकेशन कहां फिट होते हैं। हमारी आइडियोलॉजी सिर्फ टॉप रैंक्स वाली नहीं है, ठीक है। हमारी आइडियोलॉजी, क्योंकि मैं एवरेज बच्चा रहा हूं पढ़ने में, हमारी आइडियोलॉजी है वैल्यू फॉर मनी देना और मैक्सिमम बच्चों को सिलेक्ट कराना। जो एवरेज बच्चा है, मैं ये भी नहीं बोलता हूं कि जो बिल्कुल मंदबुद्धि बच्चा है उसे हम सेलेक्ट करा सकते हैं, ठीक है, बट जो एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चे का मतलब 90% वाला भी एवरेज होता है सर। 0.001% जो बिल्कुल IQ हाई लेवल है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, उनकी बात टॉप 10 टॉप 50 की हो रही होती है। जो एवरेज ये बच्चा है, इसको सेलेक्ट कराने के लिए हमारी पूरी फिलॉसफी, इसलिए कस्टमाइजेशन बहुत नीडेड है। हमारी पूरी फिलॉसफी उधर की तरफ है। अच्छा, वैल्यू फॉर मनी, यानी कि टॉप क्वालिटी एवरेज बच्चे को देना, जो सिलेक्शन परसेंटेज को ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ उसकी प्राइस को कम रखना। मैं सबसे सस्ता नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है टॉप क्वालिटी डिलीवर, टॉप क्वालिटी, फिर उसको क्वालिटी को मेंटेन करते हुए कैसे प्राइस को मिनिमम करा जा सके, ये एक अपने आप में क्राइटेरिया है। तो आप ध्यान से देखिए, तो हम तीनों की आइडियोलॉजी ही डिफरेंट है। अच्छा, तो इस आइडियोलॉजी में हाँ, हो सकता है किसी को आइडियोलॉजी जिन्होंने मजाक उड़ाया उनकी पसंद आती हो सकता है किसी को आइडियोलॉजी जिनके बारे का में मजाक उड़ाएगा उनकी समझ में आती हो, कुछ को हमारी समझ में आती है, हजारों लाखों की संख्या में हमारी भी समझ में आती है। तो जिस आइडियोलॉजी पे आप मैप करते हो उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। तो एक टीचर होकर इस तरह से सामने आकर इस तरह से मजाक उड़ाना, गाना गाते हुए मजाक उड़ाया सीधे सीधे। एक्चुअली क्योंकि आप ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। जो उन्होंने करा वो सही नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि जिनका उड़ाया गया उन्होंने भी कभी कुछ नहीं कराया। अच्छा, बैकएंड से बहुत कुछ हुआ है, ये फ्रंट पे आके कर लिया। अच्छा, बैकएंड पे हुआ है। वो नैरेटिव चलते हैं बहुत सारे, कंपैरिजन करके, रोस्टिंग होना, वो सब होता है, वो सब हो रहा है, हुआ है बहुत। तो हो सकता है इन्होंने फ्रंट पे आके कर दिया। तो मैं कह रहा हूं इससे अवॉइड ही करना चाहिए। हमें समझना पड़ेगा, वी हैव आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, वी आर वर्किंग ऑन द सेम सेक्टर। आप जर्नलिज्म में आपके बहुत सारे चैनल्स हैं, बट सबकी आइडियोलॉजी अलग अलग है सर। वी आर वर्किंग फॉर डिफरेंट चीज। हो सकता है कोई डेटा पे ज़्यादा काम करता है आइडियोलॉजी पे, हो सकता है कोई वैचारिक जो बौद्धिक संपदा है उस पर ज़्यादा काम करता हो। सबकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है ना। हमें एक एज ए कॉम्पिटिटर हमें समझना पड़ेगा कि हम सबको एक दूसरे का सम्मान करने की जरूरत है, क्योंकि तीनों आइडियोलॉजी की एग्जिस्टेंस की आवश्यकता है। जिन तीन आइडियोलॉजी की मैंने भी आपसे बात करी, हो सकता है चौथी भी कोई एग्जिस्टेंशियल में हो, इन तीनों की आवश्यकता है। यहाँ तीन जिन आइडियोलॉजीज की बात हो रही है उनका नाम है एलन, मोशन और फिजिक्स वाला। बिल्कुल क्लियर कर दूं दर्शकों को, कोई कंफ्यूजन। तो वो आइडियोलॉजी अगर कोई ढंग से समझेगा मेरी बात को तो समझ पाएगा। तो हो सकता है कोई मेरे से मैच करता हो, कोई हो सकता है जिसको एक्सेसिबिलिटी की जरूरत हो, 3,000 का कोर्स वो हो, तो उस आइडियोलॉजी को मैच करने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं उनको आप एक्सप्लोर करें। आप यूट्यूब से भी फ्री पढ़ सकते हैं। जो हमारी आइडियोलॉजी को मैच करते हैं कि नहीं यार अपन तो डिसेंट है, अपन तो मेरे को नहीं लगता कि मैं टॉप 10 के लायक हूँ, तो वी आर द परफेक्ट वन। मैं नहीं कह रहा हूँ टॉप 10 लायक हो, तो हमारे यहाँ भी बैचेस बनते हैं, सब अपने आप चला जाता है। बट हमारा ये नहीं कि हम बहुत सारा पैसा सिर्फ उस पर पंप इन करेंगे, क्योंकि हमारा पूरा फोकस उधर की तरफ चला जाता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार मेरी टीम भी बोलती है सर अपन क्यों नहीं पैसा खर्च कर रहे हैं इसमें, अपन इस रेस में क्यों नहीं भाग रहे। मैंने कहा हर रेस में नहीं दौड़ा जाता। कुछ रेस वो होती हैं जो कॉम्पिटिटर दौड़ रहा हो और अपने को दौड़ा जाए, जरूरी नहीं। ये अलग टाइप की कहानी है। ये मतलब अगर आप मेरे को 2 मिनट दें तो मैं इसको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये कहाँ से बात समझी। मैंने केस स्टडी पढ़ी थी, मुझे बहुत प्रभावित करी वो। ठीक है। इटली में ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, फरारी और लंबोर्गिनी। लंबोर्गिनी पहले ट्रैक्टर कंपनीज बनाया करती थी, फरारी तो हमेशा ही कार मैन्युफैक्चरिंग में। तो लंबोर्गिनी के मालिक थे, उन्होंने फरारी खरीदी, बहुत पहले की बात है। उन्होंने फरारी खरीदी तो उसको ब्रेक में दिक्कत आती थी, तो उन्होंने अपनी जो ट्रैक्टर बनाने वाले जो मैकेनिक थे उनको बोला यार ये क्या है। तो उनके मैकेनिक ने बताया कि यार इसमें तो वही ब्रेक पैड लगे हुए हैं जो अपने ट्रैक्टर में लगते हैं। तो लंबोर्गिनी वाले मालिक को लगा कि यार ये तो बहुत ही बेकार क्वालिटी है। तो उनको लगा यार हम भी कार बना सकते हैं फिर तो उन्होंने लंबोर्गिनी की कारें बनाना चालू करी। और क्योंकि प्लांट आसपास ही थी तो नॉलेज एक्सचेंज होना बहुत आसान था। तो लंबोर्गिनी बहुत अच्छी कारें बनाई। लंबोर्गिनी वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन वर्ल्ड। क्योंकि फरारी की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होती थी कि वो F1 रेस में दौड़ता है, F1 रेस में दौड़ती है फरारी। तो कई सालों तक उनकी कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स थे और मेजर आदमी थे वो मालिक को बोलते रहे कि सर अपन F1 रेस में क्यों दौड़ाते लंबोर्गिनी। उसने बोला कि हमारा ऑब्जेक्टिव किसी ईगो रेस को हराना नहीं है। अभी मैं तुमको F1 रेस में लगा दूंगा तो तुम्हारा सिर्फ फोकस अच्छी कार बनाने की बजाय सिर्फ ऐसी कार बनाने का लिए होगा जो F1 रेस में जीते। बिल्कुल।
मैं तुम्हें डिफोकस ही नहीं करना चाहता हूं, मैं तुम्हें उधर रखना चाहता हूं। हमारा काम क्या, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, एक्सीलेंस इन कार्स, पहले उसको अचीव करो, सबसे पहले आइडियोलॉजी थी। यही आइडियोलॉजी आप, मेरे को लगा हाँ बात सही है। क्या क्या ऐसी उपलब्धता है जो 0.1% बच्चा है जो बहुत टॉप आईक्यू वाला है, जो टॉप 10 के लायक है, या जो 9 से ही तैयारी कर रहा है, हाँ। क्या उसके लिए एक अवेलेबल कोर्स है? और क्या वाकई वो बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं? मतलब वो एक एक बच्चे पे 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं वहां पे। देखो सच है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं फिर मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे कोई गलत ना ले, कोई वो बच्चे को पढ़ा के ही रिजल्ट आ रहा है वहां पे, बट द पॉइंट इज कि वो बच्चा अलग है, नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं है वो, तो उसकी फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। पर वो उतना एवरेज बच्चे पे वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो उनके लिए नॉर्मल है, उनके लिए उस टॉप बच्चे के लिए कंटेंट भी अलग है, हॉस्टल भी अलग है, टीचर भी अलग है। अच्छा, यहीं एक और क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे आप एलन की बात कर रहे हैं कि वहाँ इस तरह से हर बच्चे पे लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं, जिन बच्चों को स्पेसिफिक करके वो लोग लगाते हैं। तो भाई एलन और इधर मोशन है, तो बच्चा क्यों एलन ना जाकर मोशन की तरफ आए? कुछ पॉइंट्स में आप गिनाएं कि मोशन में ये चीज़ें हैं जो कि हम स्टूडेंट्स को बेहतर देते हैं। पॉइंट्स तो मेरे पास 100 हो सकते हैं, तो बहुत लंबा चला जाएगा। मैं फिर आइडियोलॉजी पे ही बात बोलता हूँ। अगर आप टॉप 10, हाँ। शायद मेरी टीम नाराज हो जाएगी ये बोल रहा हूँ जो मैं, अगर आपको लगता है आपका बच्चा टॉप 10 के लायक है और उसे भी पता है ये बात, मैं कह रहा हूँ एलन चले जाइए, ईमानदारी से। मोशन के फाउंडर रुक आप खुद ये बोल रहा हूँ मैं। मुझे पता है मेरी टीम बहुत नाराज होगी इस बात को लेके, बट जो सच है सच है। आप चले जाइए, वो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल में ही पढ़ाऊंगा। इसमें भी वो बच्चे हों जिनको पता है, ये पता ही नहीं है कि वो इस कैटेगरी में है। अच्छा, तो आप हमारे यहाँ अगर आ गए तो आप अपने आप टॉप 10 टॉप 50 में आएंगे, क्योंकि कई बार हम ला चुके हैं वो रैंक के, अपने आप आ जाओगे, क्योंकि सिस्टम वैसे स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है। पर इसके अलावा आप बच्चे हैं, तो मैं जो सिलेक्शन चाहते हैं, 500 रैंक चाहते हैं, 1000 रैंक चाहते हैं, और उस कैटेगरी में हैं, तो मेरे को लगता है कि मोशन बहुत कुछ उनके लिए कर रहा है, बहुत कुछ। वैल्यू फॉर मनी, प्राइस पॉइंट भी कम है, क्योंकि हम बहुत सारी जगह ऐसा पैसा खर्च ही नहीं करते हैं जहाँ पे हो रहा होता है। तो डायरेक्ट कंपैरिजन करना शायद गलत होगा फीचर वाइज, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, बट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं जो हमें बच्चे को समझने पड़ेंगे। अगर वो इस बात को समझ जाएगा तो मोशन आएगा 110%। हो सकता है कि मेरे से ऑफेंडेड फील करें थोड़ा सा, बट ये व्यक्तिगत रूप से मेरी विचारधारा है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। कई कोचिंग ओपन होती हैं कोटा में हर साल, कई सारी बंद भी होती हैं, जैसे करियर पॉइंट हो गया, न्यूक्लियस कोचिंग बंद हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद काफ़ी सारी कोचिंग है जो अपने आप को और मजबूत करती हैं, जो और आगे बढ़ती हैं, जैसे मोशन ही क्यों ना ले लें, आज बच्चों के दिमाग में आ गया है कि इट्स अ वेरी गुड ब्रांड। और टीचर्स भी हैं, कई सारे टीचर्स हैं जो धीरे धीरे नाम खत्म होता जाता है, और कई सारे टीचर्स हैं जो बनता जाता है, जिनका नाम अमरनाथ आनंद एक टीचर हैं वहाँ मैथ्स के लिए फेमस, विशाल जोशी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ऐसे कई सारे नाम होंगे जो धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। मतलब आज भी दोनों बहुत अच्छे बड़े टीचर हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, अच्छे अध्यापक हैं, नाम खत्म नहीं होता। कई बार क्या होता है कि एक स्पेस है, उस स्पेस में पहले 2 स्टार थे, उन्हें परफॉर्म करना खराब नहीं करा, पर अब वहाँ 100 आ गए, तो आप थोड़ा डाइल्यूट हो जाते हैं। जी, स्पेस तो उतनी है ना, संख्या उतनी है, तो आपको देखने वाले भी उतने ही लोग हैं, बट अगर उसी लेवल पे परफॉर्म करने वाले लोग ज्यादा आ गए हैं, जो इवॉल्व फास्ट हो रहे हैं, जिनकी ऊर्जा ज्यादा है, तो वो डाइल्यूशन को खत्म होना कभी कभी दिखाई देता है। वो परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं है, वो डाइल्यूशन है बिकॉज उस स्पेस में ज्यादा लोग आ गए हैं। तो जिन टीचर्स की आप बात करें, दूसरी बात मैं सभी अध्यापकों से बोलना चाहता हूँ कि इवॉल्व होना बहुत आवश्यक है, ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़ने की आवश्यकता है, माइंडसेट बिलीफ सिस्टम अपडेट होने की बहुत आवश्यकता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से वो काम बहुत लगातार करा, क्योंकि मुझे लगता है कि फिजिक्स पढ़ाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है। फिजिक्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, फिजिक्स आप सोचिए, मतलब मैंने ये भी मंच के माध्यम से बहुत कम बोला है, बट आप सोचिए कि आप गूगल पे अभी का तो मेरे को याद नहीं, बट आप 2 साल पहले कभी भी सर्च करेंगे हु इज़ द बेस्ट फिजिक्स टीचर, तो एनवी सर लिखा आएगा। एट दैट टाइम आई रिड्यूस टू टीच फिजिक्स लेस। ओके, व्हाई? आई हैव इंटेंशनली टेकन दैट कॉल। मुझे लगा यार बच्चे के लिए फिजिक्स का मेरा अल्टीमेट एम क्या है, बच्चे को सेलेक्ट कराना। मेरे पास फिजिक्स पढ़ाने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, बट मैं आपको सही बताऊँ, वो सिस्टम बनाना जिससे बच्चे का माइंडसेट सही हो, स्किल सही हो, कस्टमाइजेशन हो, वो करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। ये काम करना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसको करने का पूरा प्रयास करा। जब मैं कर रहा था शिफ्टिंग, मैंने ली 2-3 साल पहले, तो वाइफ भी बैठी हुई है, हमारे मन में भी डर था कि यार आपको इतना लोग जानते हैं एज अ फिजिक्स इंडिविजुअल, इतना बड़ा नाम है।
फिर मैंने सारी स्ट्रेटेजी सेशंस लेना, ये लेना। अगर आप जो भी टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, अभी हमने 2 पैनल बनाए, मैंने व्यक्तिगत रूप से, मैं मालूम है ना क्लाउड पे काम कर रहा हूँ मैं लगातार। अभी मैंने 2 पैनल बनाए, जे एडवांस के लिए और नीट के लिए। ठीक है। आप उनको पैनल्स को अगर देख लोगे सर, हाँ, तो आपको हर समझदार बच्चा बोल देगा कि आज तक ऐसा पैनल बना ही नहीं है। दावे से कह सकता हूं मैं आपको, इतनी रिसर्च हुई है उसमें। कितना टाइम लगा होगा उसमें तैयार? मैं व्यक्तिगत रूप से बैठा हूं उसमें 25 घंटे तो अच्छा, एक पैनल को बनाने के लिए, जिसमें जे एडवांस की पूरी उसमें रिसर्च हुई है। इतने अनुभव के साथ मैं आपको कह रहा हूं, आज तक बना ही नहीं। जब मैं उससे बनाता हूं, मुझे पता है इससे अगर बच्चा यूज करेगा तो फायदा होगा, क्योंकि वो उसको नहीं पता। मैपिंग ऑफ डेटा होना, मैपिंग ऑफ कंटेंट होना, कौन से चैप्टर अच्छे हैं, बच्चे की मनोदशा क्या है, वो कितनी एक्यूरेसी लाता है, कितनी परसेंटेज लाता है, फिर उसे सही से गाइड करना कि 100 घंटे तेरे पास अगर है तो तुझे क्या करना चाहिए। आप भी 100 घंटे पढ़ोगे, मैं भी 100 घंटे पढ़ूंगा, सेम पढ़ेंगे तो रिजल्ट अलग अलग आएगा। पर आप अपनी कमियों के हिसाब से पढ़ोगे, मैं अपनी कमियों के हिसाब से पढ़ूंगा, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। बिल्कुल, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो इवॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बच्चे को कैसे स्ट्रेटेजी दूं, कैसे माइंडसेट सही करूं, ठीक है, ताकि वो निरंतर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए प्रेरित रहे, वो सही चीज को सही तरीके से देखे, वो सेल्फ मोटिवेशन वाली ट्रैप में रहे, वो सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन की तरफ ना जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को लगता है मैं मोटिवेशन, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, मोटिवेशन मोटिवेट हुआ। उस वो एक्सटर्नल मोटिवेशन आपके को ट्रिगर करता है काम करने के लिए, आपकी हैबिट्स बिल्ड करने के लिए। पर आप रोज, आपको अगर रोज ऑफिस आने के लिए मोटिवेशन वीडियो देखना पड़ रहा है, तो ये काम करेगा सिर्फ 10 दिन। एक्सटर्नल मोटिवेशन वीडियोस आज हमें भी कोई देख रहा है, अगर हमें 10 दिन सुनेगा बोर हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको ईमानदारी की बात बोल रहा हूं, कितना सुन लेगा मोटिवेशन भाई। तो अगर आपने एक मोटिवेशन देखा, उससे ट्रिगर होनी चाहिए करेक्ट हैबिट्स। जब वो करेक्ट हैबिट के में वो चला जाता है बच्चा, तो करेक्ट हैबिट्स अपने आप इनर मोटिवेशन देने लगती है। इट्स अ फ्लाई व्हील। तो मैं वापस इसको थोड़ा सा टेक्निकल शब्दों में समझाता हूं। एक्सटर्नल मोटिवेशन ट्रिगर्स द राइट हैबिट्स। राइट हैबिट्स क्रिएट्स अ फ्लाई व्हील विच गिव यू अ कांस्टेंट इनर मोटिवेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे ही लगे इस फ्लाई व्हील की स्पीड थोड़ी धीरे हो रही है, फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोटिवेशन ले लीजिए। बट कंटिन्यूअसली रोज धक्का लगाने के लिए इस फ्लाई व्हील को अगर आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन होगा, ये काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा ही नहीं। आप क्या मानते हैं, टैलेंट वर्सेस कंसल्टेंसी जो लगातार आप काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे दें? बिल्कुल टॉप बच्चों पे बात कर ले तो कंसिस्टेंसी के साथ टैलेंट भी चाहिए। मतलब टैलेंट का मतलब मेरा वो जो यूनिक होते हैं बिल्कुल ही। जैसे हमारे यहाँ से एक 6 तरह का थी, एक लड़की की बहुत पहले, उसको एक ही बार में सब रटती थी तो याद हो जाता था। अच्छा, अब ऐसा हर बच्चा नहीं होता, गॉड गिफ्टेड कुछ बच्चे होते हैं। हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे जो आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को 8 से तैयारी करना चालू कर दिया, 8 में रोडो करा दिए, वो करा दिया। तो जो इतनी जल्दी रेस जिसने चालू कर ली और आईक्यू भी तेज है, तो देखिए फर्क पड़ेगा। तो टैलेंट प्लस कंसिस्टेंसी टॉप 0.001%। ओके, बट सेलेक्ट होने वाले तो 5% तक है, 4% तक है। उसके बाद वाले जो बच्चे हैं, डिसेंट एवरेज टैलेंट एंड कंसिस्टेंसी इज द की। अब आपने अभी बात की 8th क्लास से बच्चे अपना सफर शुरू कर देते हैं, कई बार करते हैं, ठीक है, ओलंपियाड के लिए तैयारी शुरू हो जाती है उनकी। तो क्या बचपन यहाँ कहीं छूट नहीं जाता पीछे? हाँ बिल्कुल छूट जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं प्रेशराइज करना चाहिए। मैं कई लोगों को जानता है ऐसे पेरेंट्स को, मेरे खुद के भी बच्चे, मेरी खुद की बच्ची 10th में, हमने उससे कोई प्रेशराइज नहीं करा, वो रोज घूमती है। मतलब मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, इसका मतलब नहीं वो हमारी कोचिंग पे नहीं जा रही है। हमें गलत नहीं लेना कि हमारे कोचिंग पे जो आ गया उतना प्रेशराइज होता नहीं होता। बट कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 9th से अपने बच्चे को 12 घंटे पढ़ाना चालू कर दिया है, उसका बिल्कुल स्कूल छोड़ा दिया है, खुद ही पढ़ा रहे हैं। वो गलत है। रोबोट हो जाता है बच्चा कई बार बच्चा रोबोट हो जाता है, जो इसके पक्षधर कुछ पेरेंट्स हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं हूँ। तो कौन सही गलत की परिभाषा में भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अपने फ्रेम में वो सही है, उन्होंने अपने बच्चे को बिल्कुल, बट मेरे फ्रेम में शायद मैं सही। लेकिन सच में ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई आप 8th क्लास से ही उन्हें बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दिया जाता है। तो मैं कह रहा हूँ, एक तो क्लास वाइज डिवाइड करना गलत है सर। हाँ, मैं उसका थोड़ी सी परिभाषा आपको और अलग देता हूँ। जब बच्चे को क्लैरिटी होगी मुझे क्या करना है, ये 8th में भी आ सकती है, 9th में भी आ सकती है, 10th में भी आ सकती है, 11th में भी आ सकती है, कई बार 12th के बाद भी नहीं आती। क्लैरिटी मुझे क्या करना है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल में जाना है, क्लैरिटी किस क्लास में आती है, हर बच्चे का अलग अलग है। बिल्कुल सर, कई बच्चे होते हैं जो वाकई उनको 7th 8th से क्लैरिटी आ जाती है। बिल्कुल, ये बात तो कईयों को 11th तक भी नहीं आती है, वो 11th में आगे भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि यार क्या लूँ। तो फिर हम उन्हें गाइड करते हैं, बेटा ऐसे कर, ये सोच। कई बच्चे मेरे पास आते हैं, तो मैं कई बार, बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो इंजीनियरिंग मेडिकल में आते हैं, सर मैं तो अभी भी कंफ्यूज, इंजीनियरिंग लूँ मेडिकल लूँ। तो मैं उसको पता है क्या बोलता हूँ, एक काम कर, तू 15 दिन मेडिकल में बैठ के देख, फिर 15 दिन इंजीनियरिंग में बैठ के देख, जो अच्छा लगे उसमें चल जाना। अच्छा, हमारा धर्म है ना ये, हम उसे क्यों पुश करें। मेरे खुद के मिलने वाले एक दो बच्चे आए तो मैंने उनको यही बोला, तो जाहिर सी बात है कि अपने वैसे करना चाहिए। कोटा में एक बात और होती है कि नशे की, कि कोटा में नशा बहुत आसानी से मिल जाता है।
इसका विरोध करूंगा मैं, इस जो आपने बोला बहुत आसानी से नहीं मिलता है। क्या हर शहर में उपलब्ध है? हाँ है। हमारी बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स में बातें हुई और सब बहुत इस बात को लेके सजग हैं। अच्छा। कि ये बहुत आसानी से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पुणे का हाल खराब हुआ था इसी को लेके। एमबी के लिए बहुत फेमस हुआ था पुणे, बट बिकॉज ऑफ दिस बहुत हम बहुत सजग हैं इसको लेके। बहुत आसानी से मिलना तो संभव है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग है। बीती रात ही मेरी ना स्टूडेंट से बात हो रही थी कोटा में, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने मुझे जो जवाब दिया कि मेरे दोस्त और सब लेते हैं और तमाम तरह के नशे होते हैं, वो उनका कहना है कि एक बंदा रहता है जो अपने कॉन्ट्रैक्टर कह दें उसे, या फिर हम या कोई एक्सपर्ट कहते हैं, जो भी कह दें, उसके पास आप जाएं, बस वो आपको पुड़िया देगा और आप लेके चलें। कोई शॉप वगैरह कुछ नहीं। ऐसे लोग भी हैं। मैं आपसे वो कह रहा हूँ, ये शहर में जीरो है। और ये कोटा की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये हर शहर में उपलब्ध है जी। कोटा में कोई ज्यादा उपलब्ध है ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जीरो तो बोल भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि किसी भी शहर में उपलब्ध है ये। चाहे आप 12 चले जाइए तो भी उपलब्ध होगा। बिल्कुल। तो मैं जीरो नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि किसी शहर में मान लीजिए इसकी परसेंटेज 5 है तो हमारे शहर में 25 है। नहीं, ये 5 की 3 ही होगी, पर 3 को जीरो तो नहीं कहा जा सकता। क्या इस पे और काम होना चाहिए? जैसे आपने जो बोला, अगर आपके लिए संभव हो तो मुझे बताइए आप इसको कैसे सही करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, इतने इंटेलिजेंट कलेक्टर एसपी वहाँ पे लगते हैं अभी। अभी तेजस्विनी मैम हैं, पीयूष सामरिया सर हैं, ये मतलब दे आर रियली एक्टिव। मतलब आप मानोगे नहीं मैं क्यों शहर की इंपॉर्टेंस बोला, इसलिए कि वो कलेक्टर एसपी, इसलिए मैं इस बात के लिए बोल रहा हूँ। आप विश्वास मानिए उतने सजग हैं, मतलब आप खुद फोन आ जाता है कि कोई तकलीफ आ रही हो, कुछ और करवाना है बच्चों के लिए, बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, स्पीकर्स तो कहीं नहीं बज रहे हैं। नीट के 3 महीने के पहले मीटिंग हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन की। अच्छा। कि शहर में क्या क्या बदलाव करने हैं, क्या क्या चीज़ों पे ज़्यादा रोक लगानी है ताकि बच्चों के एग्जाम खराब नहीं हो। आप सोचिए ऐसा क्या शहर में होता है, और ये सच में होता है। कोचिंग वालों को बुलाया जाता है, हॉस्टल वालों को बुलाया जाता है, बताओ बच्चों के लिए और क्या करना है। और यही चीज़ें कोटा को अलग बनाती हैं, शिक्षा नगरी बनाती हैं। कोटा में आईएएस हुए रविंद्र गोस्वामी। बहुत ही बढ़िया, बहुत एक बहुत शानदार इमेज के साथ बच्चों के बीच वो रोज जाते थे, खाने के बाद वो टहलने चले जाते थे, हॉस्टल्स में चले जाते थे। मैंने कहानियां सुनी उनकी। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं वो। अच्छा। बहुत अच्छे मित्र हैं। अभी तो ट्रांसफर हो गया। हाँ, अभी तो जयपुर हैं। और बहुत अच्छे मित्र हैं। मतलब मित्र वो वाले जिनसे आपकी वाइब मैच होती है। वो खुद MBBS हैं जी, कोटा से पले बड़े हैं, और उसके बाद वो IAS बने जी। तो वो जब भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते थे तो वो अपनी सारी कमियां बताते थे, और गांव परिवेश से आते हैं, हिंदी माध्यम से। बिल्कुल। तो क्या बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, तो उन्होंने कोटा को अलग रूप से लेके गए। हम सौभाग्यशाली हैं कि अभी जो कोटा कलेक्टर हैं वो भी बहुत पॉजिटिव है कोटा को लेके। अभी उनके साथ भी मेरा एक पॉडकास्ट हुआ है, 2-3 दिन में वो रिलीज होगा। तो उन्होंने खुद ने बोला कि नहीं यार एक करते हैं, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोटा वाकई कितना अच्छा है, जबकि वो खुद कोटा से पढ़े हुए नहीं है। जी, वो खुद हैदराबाद से पढ़े हुए हैं, बट क्योंकि वो कोटा कलेक्टर हैं अभी, तो उन्होंने कोटा को बहुत करीब से देखा जी। तो उन्हें खुद का फोन आया कि नहीं यार अपन इसको जो है ऐसे पिरोते ताकि लोगों को कोटा की बात समझ में आए। और रविंद्र गोस्वामी सर के लिए अगेन अमेजिंग पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे से बारीकी समझते हैं बच्चों की। अगला सवाल जो है मेरा वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आपका विजन और आपकी दिलचस्पी मैं जानना चाहूंगा कि भाई आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर NV सर को एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो उस एक दिन के अंदर वो क्या करेंगे? ये तो मैंने सोचा भी नहीं कभी। प्रधानमंत्री के लिए तो मैं कभी भी नहीं सोच पाया हूँ अभी तक, मतलब वो जहन में भी नहीं आया है। मुख्यमंत्री तक मैं कभी कभी हाँ ये सोचता हूँ, सेंट्रल एडवाइजरी एजुकेशन में जो है एजुकेशन को लेकर, उसको लेकर जो सोचता हूँ, तो शिक्षा को लेकर जितने मेरे मुझे लगता है कि इनोवेशन में पैसा जाना चाहिए, इनोवेट होना चाहिए। जो मैंने आपको बोला, कस्टमाइज सॉल्यूशंस ऑफ एजुकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, जैसे मैंने 3 विचारधाराएं बताई, इन सब पे लगातार क्लासरूम से लेकर काम हो। जैसे मैं आपको बात, क्योंकि आपने विजन की पूछी और आपने प्रधानमंत्री से चालू करी बात, बट फिर भी मैं एजुकेशन पे ही लाना चाहता हूँ कि मुझे जो हमारे देश की समस्या नजर आती है, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, हो सकता है आप इस पे सवाल पूछने वाले हो, बट मैं इसका उत्तर यही देना चाहता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारी बहुत बढ़िया आई है, ठीक है, कि मतलब सबको हर वैरायटी के कोर्सेज हों, वो चेंज करने के वो विकल्प हों, जो भी इन्होंने 355 करके सिस्टम बनाया है वो सब, तो वो बहुत बढ़िया है। बट मेरी उसकी एक, मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूँ, मैं हमारे देश की एक अलग समस्या है, वो काफ़ी वेस्टर्न से प्रभावित है और अच्छी है, उनके सारे अच्छे पॉइंट्स उठाए गए हैं, बट अपने को एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे देश की समस्या अलग है। मैं उसको कैसे एग्जांपल समझाता हूँ, वापस उस एग्जांपल लेता हूँ। जब मैं बहुत देवरी परिवार से आता हूँ, तो पहली बार जब 5 स्टार होटल में गया, रुकने का मौका मिला, ठीक है, तो सुबह बुफे लगा था ब्रेकफास्ट पे, ब्रेकफास्ट में गया और वहाँ इतने फैंसी नेम, क्रोसॉन्ट और ये और अलग अलग वैरायटी के नाम, कहीं लाल डॉट है, कहीं ग्रीन डॉट है। पहले तो समझने में बहुत टाइम लग गया इसका क्या मतलब है, क्योंकि हम प्योर वेजिटेरियन, अंडा भी नहीं खाते हैं, तो ये समझना कि इसमें अंडा है किसमें नहीं है।
उतने सारी वैरायटी वहाँ पे 100-50-200 वैरायटी होगी, मैं कंफ्यूज हो गया। फाइनली एंड पे एक स्टॉल लगी थी डोसे की। अच्छा। मैंने 2 डोसे खाए, अपना पेट भरा, एक केला खाया और बाहर आ गया। ठीक है। इतनी वैरायटी मेरे किसी काम की नहीं थी। बाय, मुझे नॉलेज ही नहीं थी। यही हमारी शिक्षा के साथ होने वाला है अगर टेल तक अवेयरनेस नहीं है। उस गांव के बच्चे को पता ही नहीं है कि कौन कौन सी फील्ड हो सकती है। आपने उसको बोला तुम ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। मैं आप भी आपके साथ बाहर कोई बाहर खड़ा है और आपको भूख लग रही है और आपको आके बोले कि सर आप एक काम करिए, क्रॉसवर्ड ले लीजिएगा, उसके बाद क्वांटम की कुछ और चीज़ है, ये है वो, मतलब 5-7 नाम वो लेते जो हम 5 नहीं जानते, तो हम क्या बताएंगे? हम क्या बताएंगे? वी डोंट नो अबाउट इट। सो द की प्रॉब्लम विद अवर कंट्री इज टू फर्स्ट क्रिएटिंग द अवेयरनेस एट द टेल। ओके। गवर्नमेंट के उस स्कूल के बच्चे को जो नक्सलाइट एरिया में पढ़ रहा है, गवर्नमेंट फंडेड स्कूल में, उसको विश्व की हर जगह जो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है उसको पता होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको सॉल्व एज एजुकेशन मैं सबसे पहला करना चाहूंगा। जब वो समझेगा तभी तो निर्णय ले पाएगा। जितना जल्दी हमारे देश का बच्चा जो बहुत कर्मठ है, संघर्षशील है, हमारे देश से इतनी आसानी से ऐसे इतने इंटेलिजेंट लोग नहीं निकल जा रहे। कई लोग एजुकेशन सिस्टम को हमारे बहुत खराब बोलते रहते हैं, अभी भी कई सारे सवाल उठते हैं। हाँ, कि एजुकेशन सिस्टम खराब है। सर खराब नहीं है, वरना इतने इंटेलिजेंट लोग नहीं निकले होते। वैश्विक रूप से हमारे इंटेलिजेंसी को माना जाता है, ये सच है जी। इसको कोई नहीं, इसका कोई सानी नहीं है। नहीं हम संघर्षशील हैं, पढ़ना हम जानते हैं, हम कोई आरामी जीव नहीं है। बिहार, यूपी, इधर महाराष्ट्र, सब जगह आप चले जाइए, राजस्थान में लोग 1-1 महीने तक काम करते रहते हैं, लगातार छुट्टी नहीं मांगते। बिल्कुल नहीं। ऐसा कहाँ मिलेगा? यूएस में चले जाओ, 5 दिन में 25 घंटे काम करा लो, तो वहाँ पे लोग बाग नारे लगाने लगते हैं वर्क लाइफ बैलेंस के। यहाँ पे लोग काम करना जानते हैं, 30 दिन 10 घंटे बिना किसी थके, मुस्कुराहट के साथ। ऐसा कौन सा देश है इतने आईक्यू के साथ? तो मैं उस चीज को एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करना चाहता हूं कि भाई टेल तक बात पहुंचे, अवेयरनेस। तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन बी डन इनटू एजुकेशन। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अभी मेरी नॉलेज कुछ हद तक 3-4 साल में बढ़ी है एजुकेशन को लेके। पहले बहुत सीमित थी, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेके, अभी बढ़ी है। उसमें और बहुत काम करने की मुझे व्यक्तिगत रूप से आवश्यकता है, जो स्कूल की शिक्षा को भी समझे, यूनिवर्सिटीज को भी समझे, हार्ड कोर में क्या है, कस्टमाइजेशन कैसे बिल्ट होगा टेल तक, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन कि अगर एक दिन का आपको सपोजली बना दिया जाए, कह दिया जाए कि भाई एक दिन में आपको डिसीजन लेने हैं इस पद पर रहकर, तो क्या करेंगे आप? क्लासरूम में पढ़ाने तो नहीं जाएंगे? नहीं, क्लासरूम में पढ़ाने तो नहीं जाऊंगा, पर ये कह सकता हूं कि उस एक दिन में अगर मेरे पास फुल अथॉरिटी है, तो जितने निर्णय शिक्षा को लेके मैंने व्यक्तिगत रूप से सोच रखे हैं कि ये बदलाव होने आवश्यक हैं, इस जगह एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा पंप इन होने की जरूरत है। जैसे पहला मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में लाख रुपए की सैलरी वाले ऑलमोस्ट सारे टीचर्स हैं, पर उनकी मॉनिटरिंग के टूल्स और वेरिफिकेशन के टूल्स के लिए कोई सिस्टम्स बहुत अच्छे से प्लेस नहीं है। वहाँ इन्वेस्टमेंट रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम उन सभी टीचर्स को अलाइनमेंट में ला सकें। टीचर्स के टीचिंग टूल्स और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को बनाना बहुत आवश्यक है। ठीक है। इस तरीके के निर्णय जो होंगे कमिटीज के, वो शायद मैं एक दिन में एजुकेशन को लेकर लूंगा। बाकी सामाजिक हितों को लेकर, इसको लेकर, क्योंकि मेरी व्यक्तिगत बौद्धिक संपदा भी उसमें कम है, और बहुत लोग हैं जो मुझसे बेहतर शायद जानते हों। क्या मैं उनका अच्छा करना चाहता हूं? हाँ, पर जिनकी बौद्धिक संपदा उसमें मुझसे ज्यादा है, उनके साथ बैठूंगा, और उनमें जो अच्छे लोग होंगे, जो वो सोचते होंगे कि सर एक दिन में, मैं शायद उनसे प्रश्न पूछूं। सबसे पहला प्रश्न ये पूछूं कि इस सेक्टर में सबसे ज्यादा देश में बौद्धिक संपदा कौन रखता है। उस व्यक्ति को बोलूं तुम्हारे पास ऑथोरिटी है कि तुम एक दिन में इसमें क्या करो कर सकते हो। चेंजेस। क्योंकि मैं शिक्षा को समझता हूं, हो सकता है मेरे जैसा कोई व्यक्ति हो जो हेल्थ केयर को समझता हो सकता हो जो कैसे सुचारू रूप से सरकारी सुविधाओं को बढ़ाना है उसे समझता हो, और वो बिना भेदभाव के करता हो। सबसे पहला काम 1-2 घंटे में तो ये होगा कि ऐसे लोगों को ढूंढूं, उन्हें तुरंत बुलाऊं और बोलूं एक दिन है तुम्हारे पास, क्या कर सकते हो एक दिन में। क्योंकि एक व्यक्ति कोई कर नहीं सकता, सुनने में अच्छा लगता है जी। बट क्या पहले आधे दिन में मैं शायद ये काम करूंगा कि उन लोगों को तुरंत ढूंढूं जो मेरी तरह शिक्षा, जैसे मैं शिक्षा में सोचता हूं वैसे वो उनके सेक्टर में सोचते हो। उन्हें बोलूं तुम अब एक दिन के प्रधानमंत्री हो, मेरे शिक्षा में मैं घुस रहा हूं, तुम इसमें घुस जाओ, तो शायद हो सकता है कि काफी बदलाव हो जाए, आ सके। अब रैपिड फायर पे आते हैं। मैं एक सवाल या फिर एक शब्द बोलूंगा और आपको फटाफट जवाब देना है, बिल्कुल जो आपके दिमाग में पहला थॉट आए। जी ठीक है, शुरू करें जी। बैक बेंचर्स स्टूडेंट्स, टैलेंटेड, आईआईटी की तैयारी, टफ, कोटा में बेस्ट कोचिंग, मोशन, वन एडवाइस स्टूडेंट्स,
कर्तव्य का भाव रखें, अधिकार का नहीं। क्रश। वाइफ। वाह। फिजिक्स। लव। डिस्ट्रैक्शन। नथिंग फॉर मी। एनवी सर का मोटिवेशन। फैमिली। सक्सेस। सेटिस्फैक्शन। कोटा। लाइफ। सबसे बेस्ट लीडर। इतना एपीजे नहीं अब्दुल लेना। कलाम। और प्रेजेंट टाइम में डिफिकल्ट टू से, क्योंकि सेक्टर बाय सेक्टर अलग होता है, तो थोड़ा सा मैं, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप के अलग आपके होते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप की बात बराक ओबामा जो थे हम्म। वो मुझे बहुत पसंद आते थे, व्हेन ही स्पीचेस, द वे ही स्पीचेस। ठीक है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप का अलग गोल हो सकता है। अगर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करें तो सुंदर पिचाई हैज डन अ ग्रेट जॉब। इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप में अगर कोई एक चेहरे की बात करें, बच नहीं सकते। मतलब अगर जी। उसमें भी मैं आपको क्राइटेरिया बोलूं तो ऐसा लीडर जिस पे इस बात पे कभी सवाल नहीं उठाया जा सकता कि उसके देश प्रेम पे कोई शक है, तो नो डाउट, इसलिए नहीं किसी भेदभाव से नहीं बोल रहा हूँ, ना किसी डर से, तो मोदी जी हैं। ओके। क्योंकि विपक्षी भी ये नहीं बोल सकते। मैं कहता हूँ जब भी इतनी बड़े पद पे कोई होता है तो उसने 1000 निर्णय ले होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, तो उसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी करा जा सकता है, बट उनकी कर्मठता और देश प्रेम के लिए तो मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी पे शायद व्यक्तिगत रूप से कोई पहुंच सकता हो जिसने जीवन में इतना सब कुछ करा हो, तो हैं इस मामले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे फेमस बहाना जो स्टूडेंट देते हैं सबसे, मतलब क्लास आने के लिए? हाँ। कुछ नहीं, अभी भी वही सबसे पुराने वाला, सर साइकिल खराब हो गई थी। स्टूडेंट का फेवरेट झूठ? कि सर मैथ्स में खाना अच्छा नहीं मिला, इस तरीके की बोलते हैं, बहुत नॉर्मल। और आपका सबसे पसंदीदा गाना? लग जा गले। तो फिर आज वो गाना नहीं, मेरे को नहीं आता एक्चुअली, मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि वाइफ का फेवरेट है। अच्छा, तो उन्हें देखकर सुना दीजिए। आज यहाँ पर मौजूद भी हैं, वो अभी कैमरे के पीछे हैं, और जैसा कि कहते हैं ना कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक अपनी पत्नी का हाथ होता है या एक माँ का हाथ होता है, उसी तरह सर के साथ जब भी जाते हैं सर आपके साथ ही होती है? मोस्टली मेरे साथ होती हैं, और मैं तो गाने से बहुत दूर हूँ। आज भी मेरे बच्चे और वाइफ सब बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं हर गाना उल्टा पुल्टा गाता हूँ। अरे तो मैंने ज्यादा गाने सुने ही नहीं है, पर ये लग जा गले मेरे को इसलिए याद है क्योंकि इनका फेवरेट है। अच्छा। तो जो जिस चीज में मैं अच्छा नहीं हूँ उसमें जो इनका फेवरेट है वही मेरा फेवरेट है। तो फिर उन्हें देखकर ही सुना दीजिए। पर मुझे बिल्कुल याद है नहीं, एक दो लाइन भी बिल्कुल याद नहीं। मैं बहुत बुरा गाता हूँ तो इसको छोड़ते हैं। हम चाहते हैं बुराई तो सुनना चाहते हैं, और हम नहीं, एक स्टूडेंट जो देख रहे हैं आपको इस वक्त, वो भी तो चाहेंगे कि एक बार सर को सुने हम। क्लास में तो वो सुनते ही हैं आपको। वैसे मैं लग जा गले इनका फेवरेट है, बट जब शादी के पहले मैं इनको वो कुमार विश्वास जी की कविता की 2-3 पंक्तियां गाता था। अच्छा। कोई दीवाना कहता है, वो एक लाइन में सुनाता हूँ। ठीक है। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, क्या बात। मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। क्या बात। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता क्या बात है सर। तो ये मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है क्या? अरे तो मतलब इट्स अ सरप्राइज फॉर मी, बट कुमार विश्वास जी IIT-BHU में आए थे बहुत सालों पहले। अच्छा। तब उन्होंने एक कविता गाई थी, और हम भी हमारी उम्र के ऐसे पड़ाव में थे जब ये कविताएं बहुत ही मधुर लगती थी, और स्वाति मैम से भी मेरा संपर्क तब हुआ था, तो मैं उनको कभी कभी ये सुनाया करता था। तो और BHU में सर 4 साल से ज़्यादा रहे भी हैं। हाँ। बहुत अच्छा सफर रहा। बहुत अच्छा सफर रहा, बहुत आनंददायक। अब बात अगर राजस्थानी में करा अपन, हाड़ौती में करा, वहाँ पहुँचा। प्रयास करूँगा, मेरे पूरी तो ना हो मना, पर कोशिश तो कर ही सका। देखिए मैं भी थोड़ी थोड़ी गलती तो करूँगी क्योंकि हमारी आदत में छे कोनी। लेकिन अपना दिन की शुरुआत था कोटा में कैसा करे? शाम तो मुझे 6 बजे उठ जाऊँ छू, सुबह 6 साढ़े 6 बजे, फिर खेलबा चल जाऊँ बैडमिंटन, फिर वहाँ से आऊँ, फिर सब परिवार वाला मिल चाय पीवा, फिर 9 सवा 9 के बजे से अपना आप मारो ऑफिस घर के ऊपर ही, वहाँ पर जाकर बैठ जाऊँ, अपना काम स्ट्रक्चर करूँ, फिर 11 साढ़े 11 बजे मैं ऑफिस चला जाऊँ, फिर रात तक 8-9 बजे तक ऑफिस से आऊँ, फिर सब साथ में मिलकर खाना खावा, फिर परिवार वाला इकट्ठा हो जावा। सबसे बढ़िया डिश कशी लागे, दाल बाटी या फिर और कोई? दाल बाटी लहसुन की चटनी।
हाड़ौती और राजस्थानी में कोई रिव है राजस्थान में, तो उन्हें तो भाई दाल बाटी बिल्कुल चावे ही सही। हाँ, और लहसुन की चटनी मिल जाओ तो सोने पे सुहागा। अच्छा, हमारे साथ क्या होता था कि हम मैं वापस अपनी हिंदी भाषा में आ रहा हूँ कि उसमें ज़्यादा प्रोफिशिएंसी है जी। जो दाल बाटी, हमारे यहाँ बहुत सारे यूपी के टीचर्स हैं, तो अपने को दाल बाटी बहुत पसंद है, तो शुरुआत में हम खाना वाना रखते तो दाल बाटी रखते थे। वो यूपी वाले बहुत परेशान होते थे, उन्हें पसंद ही नहीं आती थी। तो फिर उन्होंने बोला सर हमें दाल बाटी ज़्यादा पसंद नहीं आती, क्योंकि अपन राजस्थानियों को दाल बाटी बहुत अलग लेवल पे बहुत लगती अलग है। लेवल, बिल्कुल मिल जाए तो बस बस जन्नत। जन्नत है। अगर तव्हां की क्लास में कोई चुप चुप मोबाइल चलावे तो फिर कशो रेस्पॉन्स हो तव्हां अचानक? कुछ नहीं, मोबाइल ले लेता हूँ, हाड़ौती में बात करनी। हाँ, तो मुँह को मोबाइल छीन लूँ और फिर उसका सारा प्राइवेट मैसेज देखूँ, और फिर में कोई मज़ेदार हो गए तो फिर सारी क्लास में सुनाऊँ। ऐसा कई बार करूँ मैं। तो अमूमन ई वजह से हमारी क्लास में कोई मोबाइल चलावे कोई नहीं। और जब कोई स्टूडेंट तव्हां की क्लास से भागवा की कोशिश करे तो तव्हां को पहलो डायलॉग कहीं रहे? असो हमारे साथ ज़्यादातर होए कोई ना कि कोई भाग की कोशिश करे। मुझे नहीं लगता ऐसा मेरा कोई एक्सपीरियंस है। तव्हां का टाइम में भी बैक बेंचर इतना तगड़ा ओछा जैसा कि अब है? मुँह भी बैक बेंचर नहीं सो। मैं आखिरी में बैठता था, बिल्कुल कोने में, बहुत कम डाउट पूछता था, मुझे डर लगता था, बट हाँ पढ़ता था। तो बैक बेंचर्स बहुत सारे कई बार ऐसे भी होते हैं जो बहुत साइलेंट होते हैं। अगर भारत के एजुकेशन सिस्टम में 3 बड़े बदलाव के लिए आपसे पूछा जाए तो वो कौन से होंगे? जैसे कि मैंने इस पर अपनी बात हो चुकी है कि सबसे पहली बात, हाउ वी कैन क्रिएट अवेयरनेस टिल द टेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी ए स्टूडेंट शुड सीक, सो दैट बहुत अर्ली एज में डिसाइड कर पाए कि उसे जीवन में क्या करना है, क्या बनना है। राइट टीचिंग टूल्स फॉर एवरी राइट टीचिंग टूल्स एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एवरी एजुकेटर अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द नेशन, जो हमें करने की आवश्यकता है। थर्ड जो एक बदलाव जो हो सकता है कि थोड़ा अलग टाइप का है पर जानना समझदारी है, कि इसके लिए मैं थोड़ा सा बोलूँगा क्योंकि ये हो सकता है कई मंचों पे जा रहा हो, तो सरकार के भी कई अधिकारी हों जो मैं उनसे चाहता हूँ कि इसको अनबायस तरीके से सुने। कोचिंग संस्थान है जैसे कि हमें थोड़ा नकारात्मक रूप से देखा जाता है ब्यूरोक्रेसी में और सरकार में। उसका कारण सरकार भी नहीं है, उसका कारण है जो नॉर्मल लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, जिन्होंने कोचिंग कभी ज़्यादा करी नहीं। वो ऐसा सोचते हैं कि कोचिंगों का होना मतलब ट्यूशन, और ट्यूशन का मतलब सरकारी तंत्र का फेल होना, स्कूलों का फेल होना। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक अस का ग्रो होना इज नॉट अ फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि हम बच्चे को तैयार करा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। स्कूली शिक्षा तैयार करती है उसकी पर्सनैलिटी के लिए, उसके बोर्ड की तैयारी के लिए। अगर इनमें से कोई बच्चा अच्छा फुटबॉल खेलने वाला हो तो खुद नेशनल एकेडमी में, फुटबॉल एकेडमी में सरकार भेजती है, उन्हें अप्रिशिएट करती है। इनमें से अगर काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसे फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम ना माना जाए, उनकी कुछ स्पेशल इच्छा है जो आप ही ने एग्जाम बना रखे हैं। इस वजह से हो रहा है कि एक स्पर्धा हो रही है स्कूल और कोचिंग में, तो स्कूल को प्रमोट करने के लिए कोचिंगों को दबाया जाता है, हमें कमर्शियल एक्टिविटीज में माना जाता है, 18% जीएसटी कमर्शियल माना जाता है। बिल्कुल, अगर एक सिस्टम बना दिया जाए, अलाउ कर दिया जाए कि मान लीजिए 100 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, इसमें से 30-40 बच्चे आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, 25 बच्चे मेडिकल करना चाहते हैं, तो सरकार अलाउ करे कि स्कूल इन 25-30 बच्चों के लिए अलग बैच बना के हमारे जैसे संस्थानों को वहां पर पढ़ाने की अनुमति दे, ताकि वो बच्चे भी सुचारू रूप से काम कर पाए। इसे सोचिए, क्या बच्चों की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बचेगी, क्या जीएसटी बचेगा, हाँ, क्या बच्चों की तैयारी अच्छे से होगी, हाँ, उनका कम्यूट टाइम बचेगा, इतनी सारी चीजें बचेगी जो हम सोच नहीं सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत को चीन जैसा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन सिस्टम अपनाना चाहिए कभी? बिल्कुल अपनाना चाहिए, क्यों नहीं अपनाना चाहिए, 100% अपनाना चाहिए। शिक्षा तो सबसे बड़ी धरोहर है हमारी। और मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं सर, मैं कह रहा हूं शिक्षा पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की क्यों आवश्यकता है। कौन सा ऐसा देश है जहां पे 24 करोड़ बच्चे हैं सर? हमारे यहाँ 24 करोड़ स्टूडेंट्स आर देयर इन स्कूल्स। ऐसी संख्या मुझे नहीं लगता पूरे विश्व में कहीं है। चाइना के पास होगी तो होगी, बाकी किसी के पास नहीं हो सकती। 24 करोड़ तो हमारी सबसे बड़ी धरोहर, तो 24 करोड़ ऊर्जावान बच्चे हैं जी। उनकी शिक्षा पे तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उनकी कस्टमाइजेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उनके माइंडसेट को सही करने की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। उनका माइंडसेट सही हो गया तो न कभी टेररिज्म आएगा, न कभी अनएम्प्लॉयबिलिटी आएगी, न कभी नकारात्मक सोच आएगी। अगर हमने इस बात पे पैसा पंपिंग कर दिया कि ये 24 करोड़ बच्चे हैं हमारे देश में, इनकी सोच सही हो गई, इनका अलाइनमेंट सही हो गया, तो सोचिए अगले 25 साल 40 साल में देश कहां जाएगा। कोई सब देश हमारे देश के सामने बौने नजर आएंगे, बौने, अगर इन 24 करोड़ बच्चों को ढंग से रियलिटी में वो मिल गया जो उन्हें मिलना चाहिए। चीन में एक एग्जाम होता है जो सिंगल एग्जाम होता है पूरे देश में एक साथ, है ना, नेशनल एग्जाम जो होता है, क्या भारत में भी ऐसा कुछ?
वो एग्जामिनेशन होना चाहिए माइंडसेट को लेके, ओके, उसकी विचारधारा को समझने के लिए कि वो क्या बन सकता है इसमें। और एक साल नहीं, लगातार होते रहना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, टू अंडरस्टैंड उसकी क्या स्किल्स हैं। वी शुड डेवलप टीचिंग टूल्स, एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशन डजंट मीन ओनली पेन एंड पेपर, असेसमेंट, इन सबका कॉम्बिनेशन से कि ये बच्चा है क्या, डू वी रियली नो हिम। हम क्या कर रहे हैं भी बताते हैं। एक बच्चे बोलते हैं ये नॉलेज लो, ये तुम एग्जाम में उतार दो, ये तो ऊपरी लेयर है सर, तो बच्चा अंदर से क्या है, डू वी रियली अंडरस्टैंड दैट, क्या हम जानते हैं उसको? नहीं। अगर उसमें कुछ गलत है तो उसे सही करने की आवश्यकता है, और सही है तो उसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यही हमें समझना है, हम उसे समझ नहीं पा रहे। एक स्केल ऑफ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, क्योंकि जब हम ये कर पाएंगे, आज कई लोग बोलते हैं कि क्या जरूरत है, कि कल मेरी किसी से बात हो रही थी पॉडकास्ट पे, तो वो बोलते हैं क्या जरूरत है 8th वाले बच्चे को कि हिस्ट्री पढ़ाई जाए, 7th वाले बच्चों को क्या जरूरत है हिस्ट्री पढ़ाई। अगर वो एडिटर बनना चाहता है तो उसे उसी समय से एडिटर बनाना चाहते हैं। मैंने उनको एक बात बोली, मैंने कहा सर सबसे पहली बात, 7th वाले बच्चे में 99% बच्चों को पता ही नहीं उन्हें क्या बनना है। बिल्कुल, उन्हें नहीं तो पहले ये तो समझो उन्हें बनना क्या है, उन्हें बनना क्या है, इसके लिए उन्हें जानना आवश्यक है। जानने के लिए सारे काम करने पड़ेंगे। तो जो आप कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन बहुत डिफरेंट तरीके का डिजाइन होना चाहिए। साइकोलॉजी, स्किल्स, बिहेवियर, उसमें हो सकता है उनके माँ बाप भी हों। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। किसी फिजिक्स का एग्जामिनेशन क्रिएट करना और ये एग्जामिनेशन क्रिएट करने में बहुत अंतर है सर। फिजिक्स का एग्जामिनेशन क्रिएट करना बहुत आसान है, ये क्रिएट करना बहुत टफ है। बट इस जगह ध्यान देने की जरूरत है। मैं वापस कह रहा हूँ, हमारी बिगेस्ट एसेट ये 24 करोड़ बच्चे हैं जो आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये जो विद्यार्थी हमारे पास हैं, ये ऐसी ताकत है। मैं कह रहा हूं हमें 20 साल बाद किसी आम से एम्यूनिशन किसी से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें किसी टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे। इतनी ऊर्जा और इतनी नॉलेज इन बच्चों में है। बात है चैनलाइज करने की, तो वी शुड वर्क हाउ वी कैन चैनलाइज द राइट एनर्जी इन एवरी स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ द नेशन एंड द फ्यूचर ऑफ दैट किड। हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के सवाल भी आए हैं, आखिरी में वो ले लेते हैं अब। कि सवाल आया कि क्या आपको लव, इश्क और प्यार स्टूडेंट्स को अपने गोल डाइवर्ट करते हैं? क्या वो बिल्कुल आपको दूसरी तरफ ले जाते हैं अगर आप इन चीज़ों में पढ़ते हैं तो? समय के आप उम्र के इस पड़ाव पे इस पे समझना पड़ेगा। मैं बच्चों को बोलता हूँ, जैसे हमारे जो बच्चों को बोलते हैं प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। दैट इज अ डायलॉग विच आई अमूमन सेज। बट क्या आई डू नॉट बिलीव इन लव एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इट, आई बिलीव इन टू इट। रिलेशनशिप इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर इट, इसमें कोई बात नहीं। बट जब आप टीन एज में हैं, वो समय सही नहीं है। आईआईटी और नीट की तैयारी करते वक्त क्या रिलेशनशिप में रहकर आप क्रैक कर सकते? वेरी डिफिकल्ट, और नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस समय उतना अपने पास हमें एक्चुअली ये उम्र वो ऐसा टीनेजर जब मुझे लगता है कि मैं बहुत समझदार हो गया हूँ, बट वास्तविकता में आप होते नहीं हो। जब आपको लगता है कि ये वो भ्रम वाला होता है, और ये सच है, हम सब ने ये जिया है, हम सब ने ये जिया है, और हम सब ने भी वो गलतियां करी हैं। तो अगर कोई बच्चे टीनेजर सुन रहे हैं, उन्हें कहना चाहता हूँ, ये वो समय होता है जब हमें लगता है, हमें भ्रम होने लगता है कि हम समझदार हैं, अपने निर्णय खुद ज़्यादा ले सकते हैं, बट उस समय वो गलती होती है। तो जब आपकी पढ़ने की उम्र है, क्या उस समय आपको इन्फैचुएशन हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूँ हो सकता है, आपका अपोजिट से अट्रैक्शन हो सकता है, बट उस समय के लिए उसको खुद को रोको। एक बार अच्छे कॉलेज में चले जाओ। मैं एक बच्चे को एग्जाम्पल देता हूँ, वो भी यहाँ पे भी देता हूँ, क्लास में देता हूँ, हालांकि बंद क्लास में, पर आज मंच पे देता हूँ। मैं कोई भी लड़का होता है उसे बोलता हूँ कि बेटा तेरा नाम क्या है? कि साहब ये नाम है मेरा, अनिकेत नाम है। मैं अनिकेत को बोलता हूँ कि तू अभी पापा के पास जाए और बोले कि पापा मुझे प्यार हो गया है, तो पापा क्या करेंगे? तो अमूमन बच्चे बोलते हैं सर उल्टा टांग देंगे, लगा के, बिल्कुल है ना। अब मैं बोलता हूँ अनिकेत तेरे को दूसरा सिनेरियो देता हूँ। तो आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पास आउट है, माइक्रोसॉफ्ट में तेरी 1 करोड़ रुपए की जॉब है। अब तू पापा के पास जाए, पापा से बोले पापा मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, वो भी माइक्रोसॉफ्ट में 1 करोड़ रुपए की जॉब पे है। तो वो भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, उसके पिताजी बोलेंगे चल एक बार मिलवा तो सही। ये जीवन की सच्चाई है, ये सच्चाई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भावनाओं की कद्र हो तो पहले काबिल बनिए, काबिल बनना हो। और अभी ये काबिल बनने की उम्र है। क्या इस उम्र के दौरान आपको इन्फैचुएशन हो सकता है? हाँ हो सकता है, पर ये अभी सही समय नहीं है। कोई हमें गलत ना ले, बट ये समझें कि हर चीज का एक समय होता है। उसमें पहली स्टेज काबिलियत है, ताकि मैं चाहता हूं कि तुम जिसे चुनो, एक तो तुम्हारी बौद्धिक संपदा इतनी बढ़ जाए, मतलब विजडम इतना बढ़ जाए कि तुम सही चुनाव कर सको, खुद के लिए और परिवार के लिए, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी, जो सही निर्णय ले पाओ। और क्योंकि तुम इतने काबिल हो कि फिर तुम्हारे निर्णय पे कोई क्वेश्चन ना करे। बिल्कुल। अब जब हम तैयारी कर रहे होते हैं नीट की, जेईई की, तो उस दौरान क्या हमें अपना सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहिए पहले से? मतलब सेकंड ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, और उनको एक्सप्लोर करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसमें 2 विचारधाराएं हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जब उन्हें विकल्प बहुत सारे मिल जाते हैं, तो वो जो प्राइमरी गोल है, ठीक है, उसको लाइटली लेने लगते हैं। हाँ। तो मैं किस बच्चे को सबसे बेस्ट मानता हूं? जिससे ये पता हो कि
ये मेरे पास विकल्प है अगर ये नहीं होता है। ठीक है। अगर उसे पता होगा दैट विल रिड्यूस द स्ट्रेस ओके। इन हिम कि ये नहीं तो दुनिया खत्म नहीं है। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स कहते हैं ये नहीं हो पाए तो यार मेरी दुनिया खत्म है। हाँ, तो वो उसको समझ में आएगा ये दुनिया खत्म नहीं है। हाँ। बट साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है, इसका मतलब ये नहीं है हाँ। कि मेरे पास दूसरा विकल्प है तो मैं बेस्ट के लिए अपने पूरे जुनून से ट्राई ना करूं। बस ये नहीं होना चाहिए। तो दोनों बातों का अपना एक समकक्ष अपने को सामंजस्य बिठाना बहुत जी आवश्यक है। कई बार होता है कि बच्चे जो है, अब जब रिजल्ट आता है, टेस्ट का ही रिजल्ट आ गया, तो वो फेस नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स को। तो यही सवाल आया एक लड़की का कि सर जब टेस्ट में नंबर कम आए तो मैं कैसे पेरेंट्स से बात करूं, कैसे उन्हें फेस करूं, मैं घबरा जाती हूं और इस वजह से कई बार माइग्रेन की समस्या पैदा हो जाती है। क्या कहें? देखिए, ये बात समझना पड़ेगा कि मैं मानता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स दबाव बनाते हैं, बेटा नंबर नहीं आ रहे तेरे पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हो सकता है क्योंकि हम जानते हैं ऐसा पेरेंट्स होते हैं कई बार, और वो उनके प्रेमवश ही कहते हैं, ऐसा नहीं गलत बात के लिए बोलते हैं। कई बार कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं तो इसको पूरी बात बताता हूँ कि भाई मैंने तेरे लिए ये बेच दिया, खेत बेच दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ बच्चे उसे मोटिवेशन की तरह लेते हैं, कई उसे प्रेशर की तरह लेते हैं। तो पहली बात पेरेंट्स से बोलना चाहता हूँ अपने बच्चों को समझें, बट क्योंकि बच्चों के साथ हो सकता है, मैं उनसे जो भी बच्चे सोच रहे हैं उनसे एक बात बोल रहा हूँ कि जब भी पेरेंट्स ये बोल रहे हैं, टीचर ये बोल रहे हैं, चाचा चाची, ताऊ जी ताई जी, कोई भी ये बात बोलें, तो पहली बात उसे दिल से ना लगाएं। पहली बात दिल से लगाना गड़बड़ है, क्योंकि जो आपको ये बोल रहे हैं, जिनको आपने अधिकार दिया है, वास्तविकता में बच्चे ने भी तो अधिकार दिया है बिल्कुल पेरेंट्स को, वो अधिकार आपने से दिया है क्योंकि आप जानते हो मेरे जीवन में मेरे से बेहतर अगर मेरा कोई चाहता है तो वो ये है। जो हम मेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वो अगर कभी ऐसी बात भी बोल दे जो मेरे लिए अप्रिय है, तो उसे दिल से ना लगाएं, पहली शर्त। और अपने आप से दूसरा प्रश्न ये पूछें कि क्या वास्तविकता में मैंने अपने लक्ष्य के लिए सही तरीके से मेहनत करी थी। अगर नहीं करी थी तो सोचो क्यों नहीं करी थी, और अगर करी भी थी तो क्या उसमें कोई त्रुटि थी जिसे मुझे सुधारने की आवश्यकता है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर खुद से पूछिए, और जो बोल रहे हैं उनको दिल से मत लगाइए, तो आपकी ये जो स्ट्रेस लेने की समस्या है, माइग्रेन की समस्या, ये घट जाएगी। मैं जानता हूं ये कहना मंच से और कैमरे में कहना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल है। पर जो इस मुश्किल को पार करता है वही तो जीवन में आगे जाता है। जो नहीं सह पाता वो गड़बड़। आपके अकाउंट में 684 करोड़ का ऑफर आया, 15 करोड़ सैलरी की बात आई, फिर आपको क्लास में ये बच्चों का मज़ेदार सीन ही क्यों याद आया? क्यों बच्चे ही आपको बहुत पसंद आए? क्यों क्लासरूम ही याद आया? ये 684 करोड़ रुपए का जब ऑफर आया तो मैं उसके पहले की भी एक बात आपको बताना चाहता हूँ, और बताना चाहता हूँ क्योंकि ये कपिल शर्मा में ही बात हुई थी, तो कुछ चीज़ें वहाँ पे कट गई, तो कई जगह से सही बोलना ज़रूरी है। तो मैं जिन्होंने मेरे को ऑफ़र दिया, मैं उनके लिए आज तक भी उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ कि उन्होंने इस लायक हमारी संस्थान को समझा। बहुत बड़ी बात है, और नाम भी मैं बताता हूँ, अनअकैडमी ऑफर्ड अस इन दैट वे। उसके पहले कोरोना में बायजू सर, आप जानते हैं बायजू कंपनी भी बहुत स्ट्रगल कर रही है, तो उन्होंने भी हमें कंटेंट पार्टनर के रूप में 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जिसकी वजह से कोरोना में मोशन ने बहुत R&D में पैसा डाला और उसकी वजह से मोशन यहाँ तक खड़ा हुआ। ये सच है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूरे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो पूरा नहीं कर पाए थे क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गई थी बायजू पे, बट एट द कोरोना टाइम दे सपोर्टेड अस विद फाइनेंशियली। तो हमारा उसमें कोई स्टेक डाइल्यूट नहीं हुए थे, बस हम कंटेंट पार्टनर थे JEE नीट के बायजू को लेकर। उसके बाद ये 684 करोड़ रुपए का आया। ये जब ऑफर आया तो जाहिर सी बात है बातचीत हुई। एक्चुअली उस समय इसको नहीं लेने का कारण भी ये था कि क्या ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, आइडियोलॉजी को और बड़ा करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट उस समय उनकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही थी। मैं चाहता था उस समय मैं अपना पूरा फोकस लगाऊं कस्टमाइजेशन ऑफ एजुकेशन को लेके, ताकि जो एवरेज बच्चा है उसके सिलेक्शन की परसेंटेज को हम बढ़ा सकें। उनकी आइडियोलॉजी थी उस समय रफ्तार में सेंटर्स को ग्रो करना। तो मुझे लगा कि यार वो आइडियोलॉजी मिसमैच है। उनकी फिलॉसफी थी कि रफ्तार में सेंटर्स बढ़ाए जाए ताकि रेवेन्यू नंबर्स बढ़े। अच्छा, मेरी उस समय था कि यार पैसा डाला जाए उस जगह पर जहां पर रियलिटी में अभी अपन परसेंटेज सिलेक्शन को बढ़ा सकें 3 साल पहले की बात है, क्योंकि तो क्योंकि वो आइडियोलॉजी मिसमैच था जी, तो डिफिकल्ट था मना करना। बट हाँ, दैट इज द मेन रीजन कि यार ऐसा नहीं मेरी अथॉरिटी चली जाए, मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं नहीं कर पाऊँ। तो आई टुक दैट कॉन्शियस कॉल कि यार ये मुझे भी नहीं करना चाहिए। बट इन दोनों कंपनीज का मैं धन्यवाद दूँ, और एक और कंपनी है जिसका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनसे पहले भी कंपनीज आई थी E2s करके, जो कोरिया की थी, अब तो इंडिया में है भी नहीं, वो चले भी गए। बट दे आर द वन जिन्होंने हमारे लेक्चर्स को यूट्यूब पे डालना चालू करा। अच्छा, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई। दैट इज द, तब से वायरल वाली चीजें शुरू हुई। चीजें चालू।
कई बार जब आप वीडियो देखते हैं अपने, तो कई बार लगता है कि यार ये डायलॉग नहीं बोलना चाहिए था, ये गलती कर दी आज। हाँ, मतलब कभी ऐसा ज्यादा बोल दिया ये आज। बहुत ज़्यादा तो नहीं, कभी कभी भावुक हो जाते हैं। जो क्लासों की क्या होती है आपकी, कई बार आप बच्चे को विचारधारा उस वाली के लिए बोल रहे होते हो जो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए होती है, और उसको कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा ट्वीक करके दिखाता है जो जनरल आदमी के लिए सही नहीं हो, तो गलत नहीं होता है उस परिप्रेक्ष्य में, तो वो सही था, और कई बार वो गलत तरीके से पेश कर दिया जाता है। पर ठीक है, दैट इज हाउ, अगर आप पब्लिक लाइफ में हो तो ये सब तो सहना, देखना, समझना तो आपको आना चाहिए। शिक्षक हो तो ये सब, इसे डर के बात नहीं बनेगी, उससे सीखना है कि नहीं यार अच्छा, और रिफाइनमेंट ऐसे होना चाहिए। क्लासरूम के आपके सबसे फेवरेट डायलॉग कौन कौन से हैं? क्लासरूम में तो मैं जनरली अमूमन बच्चे को लगातार बोलता रहता हूँ, चमका कि नहीं चमका, आया कि नहीं आया, हाँ कि ना, ये तो लगातार चलते हैं। तो बस दैट इज, यही सब डायलॉग है जो बेसिकली बच्चे को जीवंत रखते हैं। क्योंकि किसी ने मेरे को बोला था लगातार बच्चे को अगर अपन कुछ बुलवाएंगे नहीं तो शिथिलता आ जाती है बॉडी में, तो उसे लगातार बुलाते रहना, एक्टिव रखना, उससे शब्दों को बुलवाना। तो जैसे बेसिकली मैं कई अध्यापकों को बोलना चाहता हूँ, क्लासेस को जीवंत अगर रखना है तो अगर आप 2+2 लिख रहे हो तो 4 उससे बुलवाइए। बिल्कुल। और जब आप जिस तरह की बातें कहीं सारी की सारी ये दिखाती हैं कि जब आपको काम करने में मजा आने लगता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एंड दैट्स और इससे बेहतर जीवन कुछ नहीं हो सकता कि आपको आपके काम से प्रेम हो जाए। बिल्कुल, खूब रंग जमा। लेकिन आपसे बात करने में लग रहा है कि यार ये घंटे खत्म हो जाएंगे, और लग रहा है कि बस मतलब बातचीत खत्म होगी नहीं, क्योंकि आपसे चलता रहेगा, टाइम भले रात हो जाएगी अभी। बहुत बहुत धन्यवाद पर सर बुलाने के लिए, और मुझे भी बहुत आनंद आया जितने सरलता से और सहजता से आपने सवाल पूछे। मैं सब जगह बात नहीं बोलता हूँ, बट मैंने भी अपने जितने उत्तर थे वो सब दिल से दे पाया, क्योंकि आपने इतनी सरलता और सहजता से सवाल पूछे। अब देखिए सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं भी समय की थोड़ी वो है, लेकिन कभी कोटा आकर, कोटा के बीच स्टूडेंट्स के बीच जो रात को आप धप्पा देते हैं लोगों को जाकर, स्टूडेंट्स को रात को किसी दिन वहीं जाकर, कभी अगर मौका बना ऐसा तो कोटा में ये शूट होगा अगला। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में आप कार्यरत हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरे ग्रुप से कि आप जरूर आइए, बच्चों के बीच में से पॉडकास्ट करिए, उन्हें जानिए, पहचानिए। बिल्कुल, ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे कभी कोटा से। लेकिन मज़ेदार रहा आपके साथ बातचीत करना, और इसी तरह की बातचीत आगे रखेंगे जी। और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आप कपिल शर्मा शो के लिए भी, और साथ ही आप जो स्टूडेंट्स के लिए कोटा में कर रहे हैं अभी। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू।